हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म सेमेस्टर अड्डा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज कशिश और ये आपकी टेक्निकल कम्युनिकेशन की क्लास है। जैसे कि आपको पता है कि जो आपका सब्जेक्ट है टेक्निकल कम्युनिकेशन, इसके अंदर टोटल आपकी 5 यूनिट है। ठीक है, 4 यूनिट का वन शॉट लेक्चर आपको ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे हमारे 5th यूनिट को। ओके, तो इसके अंदर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो जो आपकी 5th यूनिट है वो कौन सी है? डिजिटल कम्युनिकेशन एज पर्सनालिटी मेकिंग। इसके अंदर आपको टोटल 4 टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया, ईमेल्स, वेबिनार, पॉडकास्ट और ब्लॉग्स। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव एंड एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय टेक्स्ट टेक्निक्स, स्पीच एंड पर्सनालिटी। नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनालिटी एनालिसिस एंड इट्स टाइप। ठीक है, टाइप ऑफ पर्सनालिटी। एंड लास्ट टॉपिक है आपका कंटेंट ऑफ concept of personality according to Maslow, Freud, Vivekanand, Jung typology as personality assessment. ओके, इन 4 टॉपिक को हम आज के सेशन में कवर करेंगे। इसके बाद जो आपका ये टॉपिक है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया। कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है कि सोशल मीडिया के लिए आपको इमेजेस, वीडियोस, ठीक है, यानी शॉर्ट वीडियो, रील, इन सबको क्रिएट करना और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करना। लाइक जैसे आपके हो गए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और एक्स, यानी इमेजेस, पोस्ट, वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, मतलब ये सब क्रिएट करना और इन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करना। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है? कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया मीन्स creating post videos, images, reels and stories to share on platforms like Instagram, WhatsApp, YouTube और X। ठीक है, इमेजेस, रील्स वगैरह को क्रिएट करना और उन्हें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक और एक्स जैसी वेबसाइट्स पर यानी प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करना। इट फोकसेस ऑन इंफॉर्मेटिंग, एजुकेटिंग, एंटरटेनिंग और प्रमोटिंग कंटेंट फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस। ठीक है, उसका जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है कि स्पेसिफिक ऑडियंस, जो भी इनकी ऑडियंस है या जिसके भी साथ कंटेंट को शेयर कर रहे हैं, उनको एजुकेट कराना, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना और अपने कंटेंट को प्रमोट करना। गुड कंटेंट इज क्रिएटिव, एंगेजिंग एंड रिलेवेंट टू द ऑडियंस। एक अच्छा कंटेंट हमेशा कैसा होता है? क्रिएटिव होता है, एंगेजिंग होता है और उनकी ऑडियंस के अकॉर्डिंग होता है, यानी उनसे रिलेवेंट होता है, उनकी नीड, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। कंटेंट क्रिएशन इंक्लूड प्लानिंग, डिजाइनिंग, राइटिंग कैप्शंस एंड यूजिंग हैशटैग्स। अगर आपको सोशल मीडिया के लिए कंटेंट को प्रिपेयर करना है, उसको रेडी करना है, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? सबसे पहले उसको प्लान करना, उसको डिजाइन करना और उसको यानी उसमें कैप्शंस डालना, हैशटैग्स वगैरह को यूज करना, उसके बाद में उसको पोस्ट करना। इट मेन गोल is to increase reach, engagement and followers on social media platform। इसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है कि अपने प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मतलब वो जो कंटेंट शेयर कर रहा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर्स इनके प्लेटफॉर्म पर आए। ठीक है, यानी रीच को इंक्रीज करना, एंगेजमेंट को और फॉलोवर्स को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंटेंट यूज इन सोशल मीडिया। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया समझ में आया क्या होता है? इमेजेस, वीडियोस, रील्स, पोस्ट, इन सबको क्रिएट करना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करना। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ कंटेंट यूज इन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर हम कितने टाइप का कंटेंट यूज करते हैं शेयर करने के लिए? ठीक है, तो आपका टेक्स्ट पोस्ट हो गई, इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गई, स्टोरीज होगी, लाइव वीडियोस होगी, कैरोसोल पोस्ट होगी, पोल्स, क्विज, एजुकेशनल और प्रमोशनल कंटेंट। ठीक है, लाइक कोई टेक्स्ट पोस्ट करना यानी शॉर्ट मैसेज, कोट्स, अपडेट या फिर अनाउंसमेंट। नेक्स्ट हो गया कोई भी आप इमेज पोस्ट कर रहे हो, ओके, पिक्चर हो गई, फोटो हो गई, इन्फोग्राफिक, मीम्स हो गई, वीडियोस लाइक शॉर्ट वीडियो हो गई, रील होगी, ट्यूटोरियल हो गया या फिर एक्सप्लेनर वीडियो हो गई, स्टोरी हो गई, यानी टेम्परेरी कंटेंट 24 आवर्स यूज्ड फॉर क्विक अपडेट्स एंड एंगेजमेंट। लाइव वीडियोस होगी। कैरोसोल पोस्ट का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारी, मतलब एक ही पोस्ट के अंदर बहुत सारी इमेजेस होना, बहुत सारी इमेजेस को आप एक ही पोस्ट में डाल देते हो, तो वो क्या होती है आपकी कैरोसोल पोस्ट, यानी मल्टीपल इमेजेस और स्लाइड इन अ सिंगल पोस्ट। एक ही सिंगल पोस्ट पे बहुत सारी स्लाइड्स को ऐड ऑन कर देना। पोल्स एंड क्विज यानी इंटरेक्टिव सेशंस हो गए टू एंगेज द ऑडियंस। एजुकेशनल कंटेंट हो गया, प्रमोशनल कंटेंट हो गया, लाइक जैसे एड्स, ऑफर, ये सब चीजें देखते हो ना आप सोशल मीडिया पर के एड्स आते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट है उसके हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो ये सब कंटेंट आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंटेंट क्रिएशन फॉर ईमेल। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन फॉर ईमेल का मतलब क्या होता है? कंटेंट क्रिएशन फॉर ईमेल रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, राइटिंग एंड
organizing email in a clear, professional or effective manner to communicate information properly। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन फॉर ईमेल का मतलब क्या होता है कि अपनी कंटेंट को अच्छे से प्लान करना, उसको लिखना और उसको शेयर करना, यानी प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में उसको लिखना और उसको क्लियर और प्रोफेशनल वे में अपनी ऑडियंस के साथ में शेयर करना, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन है वो कैसा हो, एकदम प्रॉपरली हो, प्रोफेशनली हो। नेक्स्ट है हमारा पर्पस ऑफ ईमेल कंटेंट। ईमेल कंटेंट का पर्पस क्या होता है, यानी इसका मेन पर्पस क्या होता है, भाई लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए, हमें किसी से कंफर्मेशन लेनी है तो हम उसके लिए ईमेल को लिखते हैं, या फिर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं हेल्प के लिए, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? द मेन पर्पस ऑफ email content is to inform, request, confirm, promote, follow और follow up in a formal और semi formal way में। ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, कंफर्मेशन लेना, रिक्वेस्ट भेजना, इन सब के मतलब ये क्या होता है, हमारा कंटेंट क्रिएशन का पर्पस होते हैं। इसको लाइक जैसे हमें क्विक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, तो हम जरूरी नहीं कि हम उसको एकदम फॉर्मल वे में रेडी करेंगे, भाई क्विक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी तो क्या करेंगे, उसको लेस फॉर्मल वे में यानी सेमी फॉर्मल वे में उसको रेडी करके हम इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। ओके, इट हेल्प इन क्लियर एंड क्विक कम्युनिकेशन, ये हमारी हेल्प करती है क्लियर और क्विक कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है हमारे की एलिमेंट्स ऑफ ईमेल कंटेंट। ठीक है, ईमेल कंटेंट के कुछ की एलिमेंट्स दिए गए हैं, यानी ऐसे क्या क्या कंपोनेंट है जो यहाँ पर यूज किए जाते हैं ईमेल को रेडी करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट लाइन। सबसे पहला क्या होता है, मेन कंपोनेंट। सबसे पहला सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन कैसी होनी चाहिए आपकी, क्लियर, कंसाइज होनी चाहिए और पर्पस ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी जो आपका कम्युनिकेशन का पर्पस है उसको फुलफिल करने वाली होनी चाहिए। सब्जेक्ट लाइन कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट एंड क्लियर, शोइंग द पर्पस ऑफ द ईमेल। नेक्स्ट है ग्रीटिंग, यानी आपको उसकी पोलाइट ओपनिंग के साथ में शुरू करना है। जब भी आप किसी भी फॉर्मल लेटर को लिखते हो तो सबसे पहले क्या लिखते हो, लाइक डियर सर, डियर मैम, हेलो सर, हेलो मैम। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको इसमें ऐड करनी है। नेक्स्ट हो गया बॉडी कंटेंट। बॉडी कंटेंट क्या होता है, जो भी मेन इंफॉर्मेशन, मेन कंटेंट आप सेकंड वाले पर्सन के साथ में शेयर करना चाहते हो, ठीक है, उसको आप ऐड ऑन कर दोगे। नेक्स्ट आ जाएगा कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है कि आप रिसीवर से क्या एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, लाइक जैसे आप किसी चीज का अप्रूवल चाहते हो या फिर कंफर्मेशन चाहते हो, ठीक है, रिक्वेस्ट मतलब हेल्प के लिए आप लिख रहे हो, तो यहाँ पर आपको उसको क्लियरली डिफाइन करना है कि व्हाट रिस्पॉन्ड और एक्शन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रिसीवर। लास्ट में आ जाएगा क्लोजिंग एंड सिग्नेचर, जहां पे आपको जो सेंडर है उसके प्रॉपर सिग्नेचर के साथ में आपको सारी चीजों को लिखना होता है, यानी उसका ईमेल एड्रेस प्रॉपर डिटेलिंग करनी होती है, ईमेल हो गई, उसका कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, नाम हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आप डेजिग्नेशन भी डाल सकते हो। देन उसके बाद में आपका सिग्नेचर, पोलाइट एंडिंग विद सेंडर्स नेम एंड डिटेल। ठीक है, तो आपको किस वे में रेडी करना होता है, सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट लाइन, देन उसके बाद में ग्रीटिंग यानी पोलाइट ओपनिंग के साथ में, उसके बाद आप जो मेन इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करोगे। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कॉल टू एक्शन, मतलब आप रिसीवर से क्या एक्सपेक्ट करते हो उन सभी चीजों को लिखना है। लास्ट में आपको अपना प्रॉपर नेम, एड्रेस और ईमेल के साथ में, सिग्नेचर के साथ में आपको उसको एंड कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ गुड ईमेल कंटेंट। एक अच्छे ईमेल कंटेंट के क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। आपका जो कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। करेक्ट ग्रामर एंड टोन, आपका जो ग्रामर है यानी आपका जो कंटेंट है उसकी ग्रामर एकदम करेक्ट होनी चाहिए, स्पेलिंग एकदम ठीक होनी चाहिए, आपकी टोन एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी रिस्पेक्टफुल और पोलाइट प्रोफेशनल होनी चाहिए। नेक्स्ट, रिलेवेंट एंड टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन। आपको क्या रखना है, अपनी जो ऑडियंस है या फिर जो रिसीवर है उससे रिलेवेंट कंटेंट को आपको शेयर करना है और टू द पॉइंट, यानी आपको अननेसेसरी डिटेल्स को इन्वॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट, प्रॉपर फॉर्मेटिंग एंड स्ट्रक्चर। प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आपको उसको रेडी करना है, प्रॉपर जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस। ईमेल की क्या इंपॉर्टेंस है, भाई क्यों इंपॉर्टेंट है ईमेल। एक तो हम बहुत मतलब इसको रेडी करने के लिए ईमेल को या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हमें कोई भी फिजिकल कंपोनेंट की नीड नहीं होती, लाइक हमें ना ही कोई पेन चाहिए होता, कोई पेपर चाहिए होता कि हमें उसको लिखना है, जैसे पहले मतलब लेटर्स वगैरह लिखते थे, तो इन सभी फिजिकल कंपोनेंट की नीड नहीं होती है। हम बहुत कम टाइम में इसको रेडी कर लेते हैं और बहुत कम टाइम में ही हम मल्टीपल लोगों के साथ में इसको शेयर कर देते हैं। ठीक है, इसमें हमें मतलब ईमेल को भेजने के लिए ना ही किसी लेबर की जरूरत होती है। ओके, विद इन अ सेकंड हम बहुत सारे लोगों तक वो सेम ईमेल को भेज सकते हैं। तो गुड ईमेल कंटेंट इंप्रूव प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। एक अच्छा ईमेल कंटेंट क्या करता है, आपकी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है, अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड सेव टाइम और इंक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग अ क्विक एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स। क्विक और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस को और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। ओके, आपके टाइम को सेव करता है, आपकी जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन उसको इंप्रूव करता है और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं उन सभी को अवॉइड करता है।
ओके, नेक्स्ट हमारा स्ट्रेटेजीज टू राइट एन इफेक्टिव ईमेल। एक इफेक्टिव ईमेल को लिखने के लिए यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजीज दी गई हैं जिससे आप अपने ईमेल का कंटेंट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है यूज अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन। आपको जो सब्जेक्ट लाइन है उसको एकदम क्लियर रखना है और कंसाइज रखना है, और कैसी होनी चाहिए, वो पर्पस ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी आपके जो कम्युनिकेशन का पर्पस है उसको फुलफिल करने वाली होनी चाहिए। द सब्जेक्ट शुड बी ब्रीफली स्टेट द पर्पस ऑफ द ईमेल। जो सब्जेक्ट है वो एकदम क्लियर और कंसाइज वे में होना चाहिए और पर्पस ओरिएंटेड होना चाहिए। नेक्स्ट, फॉलो प्रॉपर ईमेल स्ट्रक्चर। आपको प्रॉपर ईमेल के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, यानी प्रॉपर सीक्वेंस के साथ में सारी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करना है, इंक्लूडिंग ग्रीटिंग, बोर्डिंग, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर इन करेक्ट ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट, बी क्लियर एंड कंसाइज। आपको जो कंटेंट है वो क्लियर सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है और कंसाइज रखना है, यानी बहुत ज्यादा उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड नहीं करना है, उन सभी चीजों को अवॉइड करना है। राइट टू पॉइंट यूजिंग सिंपल एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज। नेक्स्ट, मेंटेन एप्रोप्रिएट टोन। आपको जो आपकी टोन है उसको मेंटेन करके रखना है, एकदम एप्रोप्रिएट टोन, यानी एकदम सही टोन को आपको यूज करना है। आपकी टोन कैसी होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए और रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। यूज पोलाइट, रिस्पेक्टफुल एंड फॉर्मल टोन फॉर ऑफिशियल ईमेल्स। नेक्स्ट है हाईलाइट की इन्फॉर्मेशन। आपको जो मतलब की इन्फॉर्मेशन है, लाइक जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन सभी को आपको हाईलाइट करना है, यानी जो रिसीवर है उसका मेन फोकस इंपॉर्टेंट वंस पर ही रहना चाहिए। आपको उसको उस मतलब कंटेंट को इस तरीके से रेडी करना है। लाइक जैसे कोई मीटिंग होने वाली है तो मतलब, या फिर आप कोई भी, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आपको एक ईमेल को लिखना है लोगों को इनवाइट करने के लिए, तो वहां पर आप क्या करोगे, प्रॉपर मतलब टाइम, वेन्यू, सारी चीजों को लिखोगे कि किस टाइम पर होगा, कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, क्या लोकेशन रहेगी, सारी चीजों को आपको क्लियर वे में लिखना है। क्लियरली मेंशन डेट, टाइम, वेन्यू एंड एक्शन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है इंक्लूडिंग कॉल टू एक्शन। इसके अंदर क्या होनी चाहिए, मतलब इंक्लूड क्या होनी चाहिए, कॉल टू एक्शन, यानी आप रिसीवर से क्या एक्सपेक्ट करते हो वो सभी चीजें आपको इसमें ऐड ऑन करनी। ठीक है, टेल द रीडर व्हाट इज एक्सपेक्टेड। भाई अटेंडेंस चाहते हो कि जो रिसीवर है वो वहां पर प्रेजेंट रहे, उस चीज को कंफर्म करे, रजिस्टर करे या फिर क्विक रिप्लाई करे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें ऐड ऑन करनी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, लास्ट स्टेप, प्रूफ रीड। आपको क्या करना है, उसको रेडी करने के बाद, यानी जो आपका ईमेल है जब वो रेडी हो जाएगा उसके बाद में आपको उसको प्रूफ रीड करना है, यानी सारी चीजें आपको चेकड आउट करनी है कि कहीं भी आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पर आपकी मिस्टेक होगी तो आपके ईमेल की इफेक्टिवनेस को बिल्कुल रिड्यूस कर देगी। चेक ग्रामर, स्पेलिंग एंड क्लियरिटी टू अवॉइड मिस्टेक। ठीक, ग्रामर को, स्पेलिंग्स को, सारी चीजों को चेक करो जिससे उसमें कोई भी मिस्टेक ना रहे और आपका जो ईमेल है वो बहुत इफेक्टिव लगे। देन आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ईमेल इनविटेशन फॉर ब्लड डोनेशन कैंप। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इसको प्रिपेयर कर लेना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ईमेल इनविटेशन फॉर ब्लड डोनेशन कैंप, यानी आपको एक ईमेल को लिखना है कि जो आपका कैंपस है या फिर जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज कर रही है, उसके लिए आप लोगों को इन्वाइट करना चाहते हो। ओके, तो किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले क्या आ जाएगी, सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन यानी जो भी आपका एक तरह से टाइटल, ठीक है, टाइटल बोल सकते हो कि जो भी इसको लिखने का पीछे का आपका इंटेंशन क्या है, क्या पर्पज है। ठीक है, तो क्या पर्पज है, हम लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं, इनविटेशन टू पार्टिसिपेट इन ब्लड डोनेशन कैंप। ओके, देन उसके बाद में क्या आ जाएगी, ग्रीटिंग आ जाएगी, यानी पोलाइट ओपनिंग, लाइक डियर सर, डियर मैम, जिनके जिनके लिए भी आप इसको लिख रहे हो यहाँ पर आप वो डाल दोगे। ठीक है, मैम है तो मैम, सर है तो सर। डियर सर, डियर मैम, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू इन अ गुड हेल्थ। कि हम आशा करते हैं जब आपको ये ईमेल मिले तब आप एकदम स्वस्थ हो। ऑन द बिहाफ ऑफ द इंस्टीट्यूशन आई एम प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट आवर कैंपस इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप इन एसोसिएशन विद डिस्ट्रिक्ट ब्लड बैंक। ठीक है, यानी हमारा जो कैंपस है वो एक ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहा है डिस्ट्रिक्ट ब्लड बैंक के साथ में। ठीक है, The objective of this camp is to promote social responsibility and help saves life. जो हमारे इस कैंप का जो मोटिव है, यानी जो हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैंप को लगा रहे हैं, इसका जो मेन पर्पज है वो क्या है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करे एंड हेल्प सेव्स लाइफ। ओके, देन उसके बाद में आपको जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उन सभी को यहाँ पर हाईलाइट कर देना। लाइक जैसे भाई ये जो हमारा ब्लड डोनेशन कैंप है ये कहाँ पर होगा, कौन सी डेट पर होगा, क्या लोकेशन रहेगी, क्या टाइमिंग रहेगी। ओके, डेट, टाइम, वेन्यू, ऑर्गेनाइजर कौन है, इन सभी चीजों को आपको लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, वो भी एकदम क्लियर क्लियर वे में हाईलाइट करके सारी चीजों को।
Next, we cordially invite you to participate in this noble case and encourage other to do the same. भाई हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यहाँ पर आए, ब्लड डोनेट करें और आप बाकियों को भी एनकरेज करें ताकि वो भी आए और यहाँ पर ब्लड डोनेट करें. योर प्रेजेंस एंड सपोर्ट विल मेक दिस इनिशिएटिव सक्सेसफुल. आपकी प्रेजेंस और सपोर्ट से हमारा जो ये ब्लड डोनेशन का जो मतलब हम इंटेंशन है वो एकदम फुलफिल हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, हमारा जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो एकदम सक्सेसफुल हो जाए. काइंडली कंफर्म यू पार्टिसिपेट बाय रिप्लाइंग टू दिस ईमेल. आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो हमारी ईमेल है इसका जल्द से जल्द हमें कंफर्मेशन प्रोवाइड करा दे. थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन एंड सपोर्ट. लास्ट में क्या आ जाएंगी, सेंडर की सारी डिटेल्स. ठीक है, जैसे वार्म रिगार्ड, भाई कौन इसको मतलब ऑर्गेनाइज कर रहा है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, ईमेल आईडी हो गई, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया और सिग्नेचर हो गया. ये सभी चीजें आपको इसमें ऐड ऑन कर देनी. ठीक है, देन आई होप आपको ये समझ आया होगा. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर वेबिनार. ऐसे कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम वेबिनार के लिए यूज करते हैं. वेबिनार क्या होता है, वेबिनार लाइक कोई भी लाइव क्लास होगी या फिर सेमिनार हो गया जिसमें आप सामने वाले पर्सन को देख सकते हो, उनसे उनको सुन सकते हो और उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, लाइक उनसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, अपने जो भी डाउट्स हैं उनको क्लैरिफाई कर सकते हो. ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हमारे वेबिनार होते हैं. तो ऐसे कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनको हम वेबिनार के लिए यूज कर सकते हैं, तो कौन कौन से हैं वो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन. इन सभी को हम वेबिनार के लिए यूज कर सकते हैं. यूट्यूब लाइक जैसे हमारे लाइव वेबिनार मतलब लाइव लेक्चर हो गए, ठीक है, या फिर लाइव कोई भी क्वेश्चन आंसर सेशंस हो गया. तो ये सब क्या होते हैं, हमारे वेबिनार्स होते हैं. यूज फॉर लाइव वेबिनार, लेक्चर एंड इंटरेक्टिव सेशंस. ठीक है, फेसबुक सपोर्ट्स लाइव वेबिनार थ्रू फेसबुक लाइव. फेसबुक लाइव के थ्रू ये लाइव वेबिनार को सपोर्ट करता है. यूज फॉर इंस्टाग्राम, यूज फॉर लाइव सेशंस, वर्कशॉप एंड क्वेश्चन आंसर वेबिनार्स. ठीक है, मतलब इन सभी प्लेटफॉर्म्स को हम वेबिनार के लिए यूज करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस फॉर वेबिनार. यानी वेबिनार के लिए कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस क्या है, इसको समझेंगे. तो क्या है भाई, वेबिनार को अगर हमें मतलब किसी भी लाइव क्लास को बताना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको प्लान करना पड़ेगा. जो भी हमारा कंटेंट हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसको प्लान करना पड़ेगा, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. देन उसके बाद में हमें सामने वाले को प्रेजेंट करना होता है. ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन process for webinar involves planning, preparing and presenting information in a clear and engaging way so the audience can be easily understand and beneficial. ठीक है, अपने कंटेंट को अच्छे से प्रिपेयर करना, उसको रेडी करना, अपने प्लान को रेडी करना, उसको प्रिपेयर करना और लोगों को एक्सप्लेन करना एकदम क्लियर और एंगेजिंग वे में. यानी सामने वाले पर्सन आपके साथ एकदम अटेंटिवली आपकी बातों को सुने, जो भी उनके डाउट्स हो उनको क्लैरिफाई करें. ओके, ताकि सामने वाले पर्सन के लिए वो क्या हो, अच्छे से उसको समझ पाए जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करा रहे हो और उनको उनके लिए यूजफुल हो, ठीक है, बेनिफिशियल हो. तो आप किस तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हो कंटेंट को. तो फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई द टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले उस टॉपिक को डिसाइड करो जो आपको एक्सप्लेन करना है और जो आपका टॉपिक है वो कैसा होना चाहिए, ऑडियंस की नीड, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग आपको आपके टॉपिक को एक्सप्लेन करना. तो आपका जो टॉपिक है वो कैसा होना चाहिए, एकदम रिलेवेंट होना चाहिए ऑडियंस के साथ में. तो डिसाइड द मेन टॉपिक फॉर द ऑफ द वेबिनार. वेबिनार के लिए आपको आपके टॉपिक को डिसाइड करना है कि क्या कंटेंट आपको एक्सप्लेन करना है, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है या फिर कौन से टॉपिक पर आपको लेक्चर लेना है. ठीक है, क्लियरली डिफाइन द पर्पस. उसके पर्पस को क्लियरली डिफाइन करो कि आपका जो वेबिनार का पर्पस है वो क्या है. भाई आप लोगों को एजुकेट कराना चाहते हो, उनको ट्रेनिंग देना चाहते हो, अवेयरनेस लाना चाहते हो या फिर प्रमोशन के लिए है. ओके, नेक्स्ट हमारा अंडरस्टैंड द टारगेटेड ऑडियंस. अपनी जो ऑडियंस है उनको समझो कि आप जिन भी मतलब जिनको भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है. भाई वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मेच्योर्ड हैं या फिर जो मतलब प्रोफेशनल्स हैं, बिगनर्स हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझो. देन उसके बाद में अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करो. नो हु द ऑडियंस इज, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, बिगनर्स एंड एक्सपर्ट्स. प्लान कंटेंट अकॉर्डिंग टू देयर लेवल, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन. उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक को एक्सप्लेन करो. ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट प्लान द वेबिनार स्ट्रक्चर. आपको जो लेक्चर लेना है या फिर जो वेबिनार
आपको एक्सप्लेन करना है वो कैसा मतलब प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर्ड वे में आपको उसको प्लान करना है। लाइक जैसे सबसे पहले जो भी टॉपिक मतलब जो भी टॉपिक आप एक्सप्लेन कर रहे हो सबसे पहले क्या करोगे, उसका इंट्रो दोगे, ठीक है, अपना इंट्रो दोगे, देन उसके बाद में जो भी आपका टॉपिक उसके बैकग्राउंड को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, देन उसके बाद में मेन कंटेंट जो भी आपका इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, जो भी आप टॉपिक एक्सप्लेन करना चाहते हो, ठीक है, के पॉइंट्स और मॉड्यूल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल और केस स्टडी, एग्जाम्पल्स के साथ में और मतलब विजुअल्स के साथ में, चार्ट्स के साथ में, ग्राफ के साथ में अपने टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशंस, ये क्वेश्चन आंसर सेशंस रखो ताकि आप लोगों के साथ में एंगेज रहो, उन्हें जो भी पॉइंट्स हैं मतलब जो भी उनको डाउट्स हैं वो उसको क्लैरिफाई कर सके। नेक्स्ट कंक्लूजन, लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है, जो भी निष्कर्ष निकला। नेक्स्ट क्या पॉइंट हो जाएगा हमारा, प्रिपेयर द कंटेंट। आपको कंटेंट किस तरीके से प्रिपेयर करना है भाई, स्लाइड्स की फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में, विजुअल, चार्ट्स और वीडियो, ताकि आप लोगों को अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाओ जो भी आपका कंटेंट है। कीप कंटेंट सिंपल, क्लियर एंड वेल ऑर्गेनाइज। आपको कंटेंट को कैसे रखना है, सिंपल रखना है, क्लियर रखना है और वेल ऑर्गेनाइज रखना है। यानी क्लियर मतलब सिंपल वे में रेडी करना है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, और क्लियर रखना है ताकि सब उसको मतलब आपकी जो स्लाइड्स हैं, जो भी आपके नोट्स हैं वो एकदम अट्रैक्टिव लगे और सामने वाले को बहुत इजीली समझ आ जाए, एकदम रीडेबल स्लाइड्स होनी चाहिए। यूज रियल लाइफ एग्जाम्पल टू मेक इट एंगेजिंग, ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को यूज करो ताकि आप लोगों के साथ में एंगेज रहो, उनको अच्छे से टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाओ। नेक्स्ट डिजाइन विजुअल एड, विजुअल एड्स को लाइक जैसे चार्ट्स हो गए, ग्राफ हो गए, इन सभी को आपको यूज करना है ताकि आप अपने टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। यूज अट्रैक्टिव एंड रीडेबल स्लाइड्स, ठीक है, अट्रैक्टिव और रीडेबल स्लाइड्स को ऐड करना है, लाइक जैसे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को बुलेट पॉइंट्स बना के लिखो या फिर हाईलाइट करके लिखो। नेक्स्ट अवॉइड टू मच टेक्स्ट, यूज बुलेट पॉइंट्स एंड विजुअल्स, ठीक है, बहुत ज्यादा टेक्स्ट उसमें इंक्लूड मत करो, जो भी स्लाइड है उनको एकदम क्लियर क्लियर रखो ताकि वो सामने वाले पर्सन के लिए रीडेबल हो। नेक्स्ट है रिहर्स द वेबिनार, आपको वेबिनार को रिहर्स करना है, मतलब उसको जो भी आपका स्पीच है, जो भी आपका कंटेंट उसको प्रोवाइड कराने से पहले उसको एक बार रिहर्स करना है ताकि आप अपने टाइम को और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को मैनेज कर पाओ। प्रैक्टिस द डिलीवरी टू मैनेज टाइम एंड इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, ठीक है, आप टाइम को मैनेज कर पाओ और कॉन्फिडेंस के साथ में उस स्पीच को डिलीवर कर पाओ। चेक ऑडियो वीडियो एंड इंटरनेट कनेक्शन, उसको डिलीवर करने से पहले, स्पीच को डिलीवर करने से पहले या फिर लाइव सेशंस लेने से पहले आपको ऑडियो वीडियो और इंटरनेट कनेक्शंस को प्रॉपर्ली चेक करना है, सब कुछ एकदम प्रॉपर्ली वर्क करते हुए होने चाहिए। नेक्स्ट डिलीवर एंड एंगेज, प्रेजेंट कंटेंट क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, आपको कंटेंट एकदम क्लियरली और कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना है ताकि वो सामने मतलब सामने वाले को आप ऐसे लगे कि आप नॉलेजेबल और मतलब नॉलेजेबल पर्सन है, आपको उस टॉपिक की नॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेक्ट विद द ऑडियंस थ्रू पोल्स, क्वेश्चंस और चैट, आप ऑडियंस के साथ में एंगेज रहो, उनके साथ में इंटरेक्टेड रहो, क्वेश्चंस के थ्रू, पोल्स के थ्रू, चैट के थ्रू, यानी आप उनसे भी क्वेश्चन पुट अप करो, उनसे भी फीडबैक लो कि कहाँ पर उन्हें कौन सा पॉइंट क्लैरिफाई नहीं हो रहा है। लास्ट कलेक्ट फीडबैक, आपको क्या करना है, सभी लोगों से मतलब आफ्टर डिलीवरिंग द स्पीच या फिर जो आपका वेबिनार है जब वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में लास्ट में आपको क्या लेना है, फीडबैक लेना है लोगों से, ठीक है, कि जहां पर भी कुछ कमी रह गई हो आप उसको फ्यूचर में इंप्रूव कर सको, अपने कंटेंट को और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सको। टेक फीडबैक आफ्टर द वेबिनार टू इम्प्रूव फ्यूचर कंटेंट, ठीक है, लोगों से फीडबैक लो ताकि आप फ्यूचर में अपने कंटेंट को और ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा इफेक्टिव बना सको, ठीक है। देन आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस फॉर ब्लॉग्स, ठीक है, ब्लॉग्स के लिए कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, ब्लॉग्स लाइक कोई भी वेबसाइट या फिर वेब पेज क्रिएट करना जिस पर एक इंडिविजुअल मतलब रेगुलरली अपने किसी भी कंटेंट को पोस्ट करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा ब्लॉग्स होता है, यानी एक कोई भी वेब पेज हो गया फिर वेबसाइट जिस पर एक इंडिविजुअल रेगुलरली अपने कंटेंट को पोस्ट करता है, तो वो क्या होते हैं, हमारे ब्लॉग्स होते हैं। कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस फॉर ब्लॉग्स इन्वॉल्व्स प्लानिंग, राइटिंग, एडिटिंग और पब्लिशिंग कंटेंट इन अ सिस्टमैटिक वे so that it is useful and engaging for reader, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन फॉर ब्लॉग्स का मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, सबसे पहले उसको अच्छे से प्लान करना, उसको अच्छे से लिखना और एडिट करना ताकि वो सामने वाले के लिए कैसा रहे, एकदम यूजफुल कंटेंट रहे, और उसको पब्लिश करना एकदम सिस्टमैटिक वे में ताकि वो सामने वाले पर्सन के लिए या फिर जो भी आपके रीडर्स हैं उनके लिए क्या हो, एकदम उसको अच्छे से समझ पाए और उनके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो किस तरीके से आप ब्लॉग्स को रेडी कर सकते हो, किस तरीके से आप कंटेंट को प्रिपेयर कर सकते हो ब्लॉग्स के लिए या फिर
वहां पर आप रेगुलर पोस्ट को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले है टॉपिक सिलेक्शन, या आपको जो भी कंटेंट को पोस्ट करना है या फिर जो भी आपका टॉपिक है, जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करा रहे हो, वो एकदम कैसी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और रिलेवेंट होनी चाहिए। चूज अ टॉपिक दैट इज रिलेवेंट, इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल फॉर द टारगेटेड ऑडियंस। जो भी आपकी ऑडियंस है उनके उनसे रिलेवेंट होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट उनकी नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। रिसर्च, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिसर्च, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करा रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, आपको फैक्ट्स के साथ में, लॉजिक के साथ में उसको एक्सप्लेन करना है, और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में और फैक्ट्स वगैरह को आपको उसके साथ में बताना है, ताकि आपका जो कंटेंट है वो एकदम रियलिस्टिक लगे। ये कलेक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्पल एंड फैक्ट्स टू सपोर्ट द टॉपिक। जो भी आपके टॉपिक को सपोर्ट करने वाले हो ऐसे एग्जाम्पल्स को आपको इसमें ऐड ऑन करना है। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड आउटलाइन, यानी आपको कंटेंट को एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करना है। क्रिएट अ क्लियर स्ट्रक्चर विद हेडिंग, सब हेडिंग एंड की पॉइंट्स। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग द कंटेंट। कंटेंट को एकदम सिंपल वे में, क्लियर वे में, यानी सिंपल लैंग्वेज में, क्लियर वे में, बहुत ज्यादा उसमें ऐसी टिपिकल टर्म्स को यूज नहीं करना, एकदम सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में आपको उसको प्रिपेयर करना है। राइट इन सिंपल क्लियर लैंग्वेज विद प्रॉपर फ्लो एंड एक्सप्लेनेशन। प्रॉपर फ्लो और एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको उसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट पॉइंट, एडिटिंग एंड प्रूफ रीड, ठीक है, मतलब उसको एक बार जब वो प्रिपेयर हो जाए आपका कंटेंट, उसको एक बार प्रूफ रीड करो और जहां पर भी कोई भी मिस्टेक है उसको सही करो। टेक ग्रामर, स्पेलिंग्स एंड क्लियरिटी टू रिमूव अननेसेसरी कंटेंट, ठीक है, उसको एक बार प्रूफ रीड करो, जो भी उसमें अननेसेसरी कंटेंट है उन सभी चीजों को अवॉइड कर दो, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उन सभी चीजों को रहने दो। ओके, और ग्रामर, स्पेलिंग, सारी चीजों को चेक करो एक बार। नेक्स्ट है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो आप कंटेंट मतलब रेगुलर पोस्ट कर रहे हो उसको आपको इतना क्रिएटिव बनाना है कि जब लोग उसको गूगल जैसे सर्च इंजन पर चेक करें तो आपका जो वेब पेज है, आपका जो वेबसाइट है वो सबसे ऊपर दिखे, ठीक है, यानी आपका जो कंटेंट है वो सबसे पहले शो हो। यूज कीवर्ड्स, हेडिंग्स एंड इंटरनल लिंक्स टू इम्प्रूव सर्च विजिबिलिटी। सर्च विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको उसमें क्या करना है कि कीवर्ड्स को, हेडिंग्स को, इंटरनल लिंक्स को यूज करना है, ताकि आपका जो कंटेंट है जब लोग उसको सर्च करें गूगल जैसे गूगल वगैरह पर, तो वो वेब पेज, वो वेबसाइट सबसे ऊपर शो। नेक्स्ट है एडिंग विजुअल्स। आपको उसमें विजुअल्स ऐड करने, लाइक जैसे इंक्लूडिंग इमेज, चार्ट्स और इंफोग्राफिक टू मेक द ब्लॉग अट्रैक्टिव, ठीक है, उसमें इमेज को, चार्ट वगैरह को यूज करो ताकि आपका जो ब्लॉग है वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। नेक्स्ट, पब्लिशिंग, यानी पोस्ट द ब्लॉग ऑन द प्लेटफॉर्म विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग। आपको मतलब जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उसको शेयर कर रहे हो, आपको वहां पर उसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ में शेयर करना है। नेक्स्ट, प्रमोशन, यानी आपको जो आपका कंटेंट है उसको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पेस्ट करना है, लाइक जैसे पोस्ट करना है, सॉरी, जैसे ईमेल हो गया, मीडिया हो गई और अदर चैनल्स, ठीक है, उसके प्रमोशन के लिए उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी मतलब शेयर करो। ठीक है, देन आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन वेबिनार, वेबकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट, ठीक है, वेबिनार, वेबकास्ट और ब्रॉडकास्ट ये क्या होते हैं। ये देखो, वेबिनार का तो पता है, वेबिनार क्या होता है, लाइक कोई भी लाइव क्लास या फिर लाइव सेमिनार। वहीं जो हमारे वेबकास्ट होते हैं वो एक तरह के ब्रॉडकास्ट होते हैं, जिसमें आपके रिकॉर्डेड और मतलब लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके के सेशंस होते हैं, ठीक है, वहां पर आपको जो डाटा है या फिर जो भी कंटेंट है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल सकता है और लाइव भी मिल सकता है, जिसमें आप सामने वाले पर्सन को भी, लाइव क्या होता है, जिसमें आप सामने वाले पर्सन को सुन सकते हो, उनको देख सकते हो, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, यानी उनसे क्वेश्चन आप पुट अप कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी है उन सभी को, जो भी डाउट्स हैं उनको क्लैरिफाई कर सकते हो। वहीं जो हमारे वेबकास्ट होते हैं वो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके के होते हैं, यानी इसमें आप लोगों के साथ में मतलब उन्हें देख सकते हो, उन्हें सुन सकते हो, लेकिन इंटरेक्शन बहुत कम होता है, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर इंटरेक्शन होता है। वहीं जो हमारे पॉडकास्ट होते हैं इसमें जो हमारा कंटेंट होता है वो ऑलरेडी मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में ही रहता है, ठीक है, यहाँ पर जो कंटेंट होता है ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, आप अपनी टाइम के मतलब जब भी आपको टाइम मिले आप उस टाइम में उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको देख सकते हो, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। तो वेबिनार क्या होता है, वेबिनार ऑनलाइन सेमिनार कंडक्टेड लाइव, एक तरीके की लाइव क्लास, लाइव सेमिनार जो कि मतलब लाइव कंडक्ट की जाती है सेमिनार कोई भी। वहीं जो वेबकास्ट होती है वो लाइव और रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्ट ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर रिकॉर्डेड या फिर लाइव दोनों तरीके का हो सकता है ये, ठीक है, लाइव और रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्ट।
वही पॉडकास्ट क्या होता है, ये आपका हमेशा रिकॉर्डेड रहता है, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वो वीडियो हो, जो कि आपके डाउनलोड और स्ट्रीमिंग के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन। तो जो हमारे वेबिनार होते हैं इसमें 2 वे इंटरेक्शन होता है, यानी आप सामने वाले पर्सन को देख सकते हो, सुन सकते हो, उनसे क्वेश्चन मतलब जो भी आपके डाउट्स है उसको क्लैरिफाई कर सकते हो, लाइक जैसे क्वेश्चन आंसर्स हो गए, चैट हो गई, पोल्स हो गए। वहीं जो हमारा वेबकास्ट होता है इसमें हमेशा मतलब ज्यादातर 1 वे कम्युनिकेशन रहता है, यानी आप सामने वाले को सुन सकते हो, उसको देख सकते हो, लेकिन आप उनसे इंटरेक्ट नहीं हो सकते, यानी ना आप उनसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, ना अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। वहीं जो हमारा पॉडकास्ट होता है इसमें कोई भी लाइव इंटरेक्शन होता ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मोड। तो वेबिनार क्या होता है, लाइव और कभी कभी रिकॉर्डेड भी होता है, ठीक है, हमेशा तो लाइव होता है लेकिन कभी कभी रिकॉर्डेड भी होता है। और जो वेबकास्ट होता है ये लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके का होता है। वहीं जो पॉडकास्ट होता है ये हमेशा प्री रिकॉर्डेड रहता है, यानी यहाँ पर आपको कंटेंट हमेशा अवेलेबल रहेगा, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट, ऑडियंस पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेबिनार होती है उसमें बहुत ज्यादा ऑडियंस पार्टिसिपेट करती है, यानी लार्ज लेवल ऑफ पीपल यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। वेबकास्ट में लिमिटेड, ठीक है, बहुत कम लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं जो पॉडकास्ट होता है वहां पर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी इसको देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कंटेंट टाइप। तो जो वेबिनार होता है उसमें किस तरह के कंटेंट मिलता है हमें, ट्रेनिंग हो गया, लेक्चर्स हो गई या फिर वर्कशॉप हो गई। वेबकास्ट में इवेंट हो गई, स्पीचेस हो गई, अनाउंसमेंट हो गई, ठीक है, लाइक जैसे कोई भी इवेंट चला है तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, भाई सामने वाले पर्सन को देख सकते हो, उनको सुन सकते हो, कोई भी मतलब उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, यानी इंटरेक्ट नहीं हो सकते। वही जो पॉडकास्ट होता है इसमें टॉक होगी, इंटरव्यूज होगी और डिस्कशंस होगी, जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल, मतलब आपको हमेशा कंटेंट रहता है वहां पर, ठीक है, आप उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हो। नेक्स्ट, एसेसिबिलिटी। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, यानी आपको कोई भी लाइव क्लास या फिर लाइव सेमिनार अटेंड करने के लिए पहले रजिस्टर करना पड़ता है। वही जो वेबकास्ट होते हैं ओपन टू लार्ज ऑडियंस, ठीक है, यानी ये मतलब बहुत कम लोगों के लिए रहता है, बहुत ज्यादा इसमें ऑडियंस नहीं रहती है। पॉडकास्ट कैन बी लिसन्ड एनी टाइम, आप इसको कभी भी सुन सकते हो, कभी भी डाउनलोड कर लो, कभी भी कंटेंट को देख लो। जैसे इसके नेक्स्ट हो गया एग्जाम्पल। तो वेबिनार क्या होता है, ऑनलाइन क्लास हो गई, वर्कशॉप हो गई, सेमिनार हो गई, लाइव सेमिनार हो गई। वहीं जो वेबकास्ट होते हैं प्रोडक्ट लॉन्च, लाइव इवेंट, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, भाई जो इवेंट हो रहे हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हो रही है तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, भाई उसको देख सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन आप क्वेश्चन पुटअप नहीं करते, यानी इंटरेक्शन नहीं होता वहां पर। पॉडकास्ट एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो शोज, ठीक है, वहां पर कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, कभी भी उसको डाउनलोड कर सकते हो, कभी भी उसको देख सकते हो। ओके देन, आई होप आपको समझ आया होगा कि ये वेबिनार, वेबकास्ट और पॉडकास्ट क्या होते हैं, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे इफेक्टिव एंड एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय टेक्स एंड टेक्निक। ठीक है, टेक्स और टेक्निक के थ्रू हम सोशल मीडिया को किस तरीके से इफेक्टिवली और एथिकली यूज कर सकते हैं। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, उसको स्मार्टेस्ट वे में सोशल मीडिया को यूज करना। वहीं एथिकली का मीन्स क्या होता है, एथिकली मीन्स होता है कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में, रिस्पेक्टफुल के मतलब रिस्पेक्टफुली सोशल मीडिया को यूज करना। तो आप टेक्स और टेक्निक्स के थ्रू किस तरीके से सोशल मीडिया को इफेक्टिवली और एथिकली यूज कर सकते हो। तो इफेक्टिवली, एथिकली मतलब समझ में आया कि सोशल मीडिया को स्मार्ट वे में, ऑनेस्ट वे में, रिस्पेक्टफुली सोशल मीडिया को यूज करना। The effective and ethical use of social media means using social platforms responsibly, honesty and productivity so that communication is positive, respectful and beneficial to individual and society। ताकि आपकी जो मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रिस्पॉन्सिबली, ऑनेस्टी के साथ में और स्मार्टेस्ट वे में यूज करना, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन है या फिर जो भी आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो सोसाइटी के लिए या फिर किसी इंडिविजुअल के लिए हमेशा क्या हो, यूजफुल हो, आपका जो कम्युनिकेशन है वो पॉजिटिव मैनर में हो। ठीक है, तो टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट और टेक्निक्स दोनों के थ्रू देखेंगे। सबसे पहला है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट होता है जो भी हमारा रिटन मटेरियल होता है, यानी जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम पोस्ट करते हैं। ओके, तो जो हमारा टेक्स्ट है वो कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और ट्रुथफुल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी एंड ट्रुथफुलनेस। हमारा जो भी हम शेयर कर रहे हैं कंटेंट वो कैसा होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए, यानी वेरीफाइड होना चाहिए। भाई कोई भी हमें फेक न्यूज को या फिर जो ऐसे कंटेंट को नहीं डालना है जो लोगों को मिसलीड करे। ठीक है, तो कंटेंट कैसा होना चाहिए, हमारा वेरीफाइड होना चाहिए। शेयर
only verified and correct information, avoid rumors, fake news and misleading content। ठीक है, ऐसे कंटेंट को नहीं डालो जो लोगों को मिसलीड करे, फेक न्यूज को फैलाए या फिर रूमर्स यानी जो अफवाह होती है उन सभी चीजों को बढ़ावा दे। नेक्स्ट है क्लैरिटी एंड रिलेवेंस। आपको आपके कंटेंट को क्लियरिटी के साथ में एक्सप्लेन करना है और वो ऑडियंस से रिलेवेंट होना चाहिए। कंटेंट शुड बी क्लियर, मीनिंगफुल एंड रिलेटेड टू द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जो आपका पर्पस है कम्युनिकेशन का उससे रिलेवेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। आपको जब भी आप कोई भी पोस्ट करो उसमें क्या रखना है, रिस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल लैंग्वेज यानी जो पोलाइट लैंग्वेज उसको यूज करना है। जो भी हेट वर्ड्स हैं या फिर जो वेज कमेंट्स हैं इन सभी चीजों को अवॉइड करना। यूज पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल वर्ड, अवॉइड हेट स्पीच, अब्यूसिव लैंग्वेज और पर्सनल अटैक्स। ठीक है, ऐसे मत करो कि जब आप सामने वाले को कमेंट कर रहे हो तो उस पर पर्सनली अटैक कर रहे हो। ठीक है, क्या करना है, अपनी टोन को रिस्पेक्टफुल और पोलाइट रखना है। नेक्स्ट, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि जो भी आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है और वो आपकी इमेज को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी करती है, इसलिए उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करो। यानी रिस्पेक्ट प्राइवेसी, कॉपीराइट्स एंड कंटेंट बिफोर शेयरिंग इमेज, वीडियो, इंफॉर्मेशन ऑफ अदर। ठीक है, कोई भी कंटेंट आप कॉपीराइट कर रहे हो या फिर किसी का भी आप मतलब किसी अलग इंडिविजुअल का आप डेटा को पोस्ट कर रहे हो या फिर उसके डेटा को शेयर कर रहे हो तो आपको बिना उसकी कंसेंट के नहीं शेयर करना है, मतलब अदर पर्सन की भी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव कंटेंट। आपका जो कंटेंट है कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। यानी कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, दूसरों को एनकरेज करने वाला होना चाहिए, उनको इम्प्रूवमेंट करने वाला होना चाहिए। प्रमोट अवेयरनेस, एजुकेशन, मोटिवेशन एंड सोशल हार्मनी थ्रू पोस्ट। अपनी पोस्ट के थ्रू अवेयरनेस को प्रमोट, एजुकेशनल, मोटिवेशनल और सोशल हार्मनी, जो कि आपके सोसाइटी में एक अच्छी इमेज को क्रिएट करे। ठीक है, आपका लोगों के साथ में एक स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्ड करे। ऐसे कंटेंट को आपको पोस्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा टेक्निक्स। टेक्निक्स क्या होती है, यानी जो भी हम अपने कंटेंट को क्रिएट करने के लिए जो भी टेक्निक्स, जो भी चीजें हम यूज करते हैं, लाइक जैसे हाउ टू पोस्ट, किस तरीके से हमें पोस्ट करना है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म सिलेक्शन। हमें अपने कंटेंट को पोस्ट करने के लिए एकदम सही प्लेटफॉर्म को चूज करना होता है, उसको सिलेक्ट करना होता है। चूज द राइट प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एक्स, यूट्यूब बेस्ड ऑन द टारगेट ऑडियंस एंड पर्पस। ठीक है, उसके मतलब अपने कंटेंट को पोस्ट करने के लिए एकदम एक्यूरेट प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इमेजेस एंड वीडियोस। वीडियोस और इमेजेस को रिस्पॉन्सिबली यूज करना, बिना किसी के कंसेंट के उसके पर्सनल डेटा को ना शेयर करना, एकदम जो वेरीफाइड और जेन्युइन कंटेंट है उसी को शेयर करना। यूज जेन्युइन विजुअल्स एंड अवॉइड एडिटेड मिसलीडिंग मीडिया दैट कैन बी स्प्रेड फॉल्स इंप्रेशन। ठीक है, ऐसे कंटेंट को नहीं शेयर करना जो लोगों को मिसलीड करे, उन्हें मतलब अपने मार्ग से भटकाए। ये नेक्स्ट हमारा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सेटिंग। आपको जो आपका पर्सनल डेटा उस पर प्रॉपर आपको पासवर्ड वगैरह लगाने हैं, मतलब प्रॉपर उसकी जो प्राइवेसी सेटिंग है उसको आपको रखना है। ठीक है, ताकि आपका डेटा हमेशा सिक्योर रहे। प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड प्रॉपर प्राइवेसी कंट्रोल। ठीक है, प्राइवेसी मतलब प्रॉपर प्राइवेसी कंट्रोल आपको उसको रखनी है ताकि आपके डेटा को कोई और पर्सन यूज ना कर सके। बैलेंस्ड यूजेस, आपको इसको मतलब लिमिटेड यूज करना है, इसका एडिक्टेड नहीं हो जाना। ऐसा नहीं है कि आप बहुत मतलब हमेशा इन्हीं चीजों में लगे रहो। ठीक है, क्या करना है, लिमिटेड यूज करना है, इसका एडिक्टेड नहीं होना। अवॉइड एक्सकेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया टू प्रिवेंट एडिक्शन एंड मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, जो कि आपको मेंटल स्ट्रेस से और इसका एडिक्शन होने से बचाता है। इसका लिमिटेड यूज करना है आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। नेक्स्ट, एथिकल एंगेजमेंट। ठीक है, यानी रिस्पॉन्ड पोलाइटली टू कमेंट्स, रिस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियन एंड अवॉइड ऑनलाइन कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, आपको जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उनको पोलाइट वे में रिस्पॉन्ड करना है, जिससे आप ऑनलाइन कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हो। ठीक है, जो भी आपके ऑनलाइन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन सभी से बच सकते हो। आपको जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उनका पोलाइट वे में रिप्लाई करना है। ओके देन, आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव एंड एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर स्पीच। ठीक है, स्पीच के लिए, स्पीच क्या होता है, स्पीच होता है जो भी आप अपने आइडिया को, ओपिनियन को एक्सप्लेन करते हो, ठीक है, वो सब क्या होती है, आपकी स्पीचेस होती है। द इफेक्टिव एंड एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर स्पीच मीन एक्सप्रेसिंग आइडिया
opinion and message responsibly, clearly and respectfully on social media platform. social media platform पर अपने opinion को, अपने idea को एकदम clearly, respectfully और responsibility के साथ में शेयर करना और एकदम क्लियर वे में उनको एक्सप्लेन करना. सिंस सोशल मीडिया स्पीच कैन रीच अ लार्ज ऑडियंस, इट मस्ट बी यूज्ड विद केयर एंड एथिक्स. ठीक है, क्योंकि हम जो भी चीजें शेयर करते हैं, जो भी अपने पर्सनल व्यूज शेयर करते हैं, वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचते हैं, बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करते हैं. इसलिए हमें सोशल मीडिया को बहुत ही केयर और रिस्पेक्ट के साथ में, यानी बेसिक एथिक्स के साथ में हमें सोशल मीडिया को यूज करना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा क्लैरिटी एंड पर्पस. ठीक है, जो भी हम मतलब कंटेंट को शेयर कर रहे हैं उसको हमें क्लियरली एक्सप्लेन करना है. और कैसा होना चाहिए हमारा जो कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए, पर्पस ओरिएंटेड होना चाहिए. स्पीच शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया शुड बी क्लियर, मीनिंगफुल एंड पर्पस ओरिएंटेड. जिस पर्पस से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हमारा फुलफिल होना चाहिए. लाइक जैसे हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी, एजुकेट करना, मोटिवेशनल या फिर अवेयरनेस को क्रिएट करना. तो कैसा होना चाहिए हमारा जो कंटेंट है वो पर्पस ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी जो हमारा कम्युनिकेशन का पर्पस है उसको फुलफिल करने वाला होना चाहिए. नेक्स्ट है ट्रूथफुलनेस एंड एक्यूरेसी. जो भी हम कंटेंट शेयर कर रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए और ट्रूथफुल होना चाहिए, यानी मतलब फैक्ट्स वगैरह पर बेस्ड होना चाहिए. वन शुड स्पीक ओनली वेरीफाइड एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. एक इंडिविजुअल को हमेशा वेरीफाइड और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को ही शेयर करना चाहिए, जिनके पीछे का रीजन उसे पता हो. जो भी मतलब ऐसे कंटेंट को शेयर नहीं करना चाहिए जो फेक न्यूज फैलाए या फिर रूमर्स फैलाए. स्प्रेडिंग रूमर्स, फेक न्यूज और मिसलीडिंग स्पीच इज अनएथिकल. ठीक है, रूमर्स फैलाना या फिर ऐसे कंटेंट को शेयर करना जो फेक न्यूज फैलाए, लोगों को मिसलीड करे, ये क्या होता है हमारा अनएथिकल होता है, यानी सोशल मीडिया को आप इफेक्टिवली यूज नहीं कर रहे हो. नेक्स्ट है रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट एक्सप्रेशन. ठीक है, आपका जो मतलब टोन है वो कैसा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए. स्पीच शुड बी फ्री फ्रॉम द अब्यूसिव लैंग्वेज, हेट स्पीच और पर्सनल अट्रैक्ट. ठीक है, पर्सनल अट्रैक्ट से और जो अब्यूसिव लैंग्वेज है इन सभी से आपको बचना है और अपनी जो स्पीच है उसको एकदम पोलाइट वे में, सिंपल वे में डिलीवर करना है, यानी अपना जो भी ओपिनियन है, आइडिया है, उसको सिंपल वे में एक्सप्लेन करना, पोलाइट वे में. रिस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियन, कल्चर एंड बिलीफ. आपको बाकी लोगों के भी जो अदर्स हैं उनके कल्चर को, उनके वैल्यू को, उनके ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए. नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. जो भी आप कंटेंट शेयर कर रहे हो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी अकाउंटेबिलिटी यानी पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है. वो आपकी इमेज को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, इसलिए हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में मतलब जो जेन्युइन कंटेंट है उसी को ही शेयर करना चाहिए. अ स्पीकर मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर वर्ड्स एज सोशल मीडिया स्पीच हैज लॉन्ग टर्म इफेक्ट. ठीक है, एक स्पीकर को हमेशा जो भी वो कंटेंट शेयर कर रहा है, जो भी वो स्पीच या फिर आइडिया को एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक लोगों को इम्पैक्ट करता है और कहीं ना कहीं उसकी इमेज को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी टू द ऑडियंस, यानी स्पीच शुड बी अप्रोप्रिएट टू द ऑडियंस, अवॉइड ऑफेंसिव और हर्टफुल कंटेंट. ठीक है, आपको बाकी लोगों के इमोशंस को, उनके बिलीफ्स को भी समझ के तब आपको कंटेंट को शेयर करना चाहिए. ठीक है, जो भी ये आपके जो ऑनलाइन कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन सभी को नहीं होने देता. नेक्स्ट है एथिकल यूज ऑफ वॉइस एंड टोन. आपको आपकी वॉइस और टोन का एथिकल यानी एकदम अप्रोप्रिएट उसको यूज करना है. आपकी टोन कैसी होनी चाहिए, पोलाइट और कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए. टोन शुड बी calm, कंस्ट्रक्टिव एंड नॉन प्रोवोकेटिव इवन while एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट. ठीक है, अगर आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत भी नहीं हो, यानी आप डिसएग्री हो, ठीक है, उसके ओपिनियन को आप नहीं मानते, तो भी आपको उसका काल्म वे में रिप्लाई करना है. ठीक है, काल्मली और कंस्ट्रक्टिवली रिप्लाई करना है कि आप सामने वाले को इनकरेज कर सको, ठीक है, इंप्रूवमेंट के लिए, ताकि वो फ्यूचर में अपने कंटेंट को और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाए. नेक्स्ट, पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट, यानी एथिकल स्पीच प्रमोट्स अवेयरनेस, हार्मनी एंड सोशल गुड एंड कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन. ठीक है, अगर आप मतलब अच्छे से उसको यूज करोगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, तो ये अवेयरनेस को क्रिएट करेगा, हार्मनी यानी आपकी एक बहुत अच्छी इमेज को क्रिएट करेगा सोसाइटी में, ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस को प्रमोट करेगा. ठीक है, यानी ऐसा होगा आपका कंटेंट जो लोगों को एनकरेज करे, उनको इम्प्रूवमेंट के लिए प्लान सजेस्ट करे. ओके, देन आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा इफेक्टिव एंड एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय पर्सनालिटी. पर्सनालिटी के बेसिस पर आप सोशल मीडिया को किस तरीके से इफेक्टिवली और
एथिकली यूज कर सकते हो। भाई अगर एक पर्सन की पर्सनालिटी मतलब अच्छी है, पर्सनालिटी से सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि बाहर से वो किस तरीके का मतलब पर्सन है, बाहर से किस तरीके का वो दिखता है। ठीक, पर्सनालिटी मीन्स वो उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, कितना काल्मली वो लोगों से बात करता है, डिसएग्रीमेंट पर भी कितना सेंसिबली मतलब काल्मली लोगों से अपने मतलब उनके सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखता है। ओके, तो पर्सनालिटी मीन्स उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। The effective and ethical use of social media by personality means how individual present and conduct oneself in online responsibly, honestly and positive manner. ठीक है, इफेक्टिव एंड एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय पर्सनालिटी का मीन्स क्या है कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, अपने आप को मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक किस तरीके से मतलब प्रेजेंट करता है, एक ऑनेस्ट और पॉजिटिव मैनर में अपने आप को प्रेजेंट करता है। सिंस सोशल मीडिया रिफ्लेक्ट वंस पर्सनालिटी पब्लिकली, एथिकली बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो आपकी मतलब जैसे आप अपनी पर्सनालिटी को प्रेजेंट करते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो कहीं ना कहीं आपकी जो रियलिस्टिक पर्सनालिटी है उसको भी इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए आपकी जो जेन्युइन पर्सनालिटी है उसी को आपको शो करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, जो आपकी अडल्ट लाइफ है उसको भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो किस तरीके से आप उसको इफेक्टिवली और एथिकली यूज कर सकते हो पर्सनालिटी के बेसिस पर। सबसे फर्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। जो इंडिविजुअल है जो अपने कंटेंट को शेयर कर रहा है, वो रिएक्शंस के लिए मतलब जैसा उसका लोगों पर इम्पैक्ट पड़ता है, उसके इमोशंस को वो अच्छे से समझने वाला होना चाहिए। अ पर्सन शुड बी अवेयर दैट पोस्ट कमेंट रिएक्शन रिफ्लेक्ट्स देयर कैरेक्टर एंड वैल्यू। ठीक है, ऐसे पोस्ट से कमेंट से वो अवेयर होना चाहिए जो उसकी पर्सनालिटी को, जो उसकी पर्सनल वैल्यू को, बिलीव्स को अफेक्ट करते हो। ठीक है, अवॉइड इम्पल्सिव इमोशनल और एग्रेसिव रिस्पॉन्स। आपको इम्पल्सिव इमोशनल और एग्रेसिव रिस्पॉन्स से बचना चाहिए। ठीक है, ऐसे मतलब बातों पर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी चीज से डिसएग्री भी हो तब भी आपको काल्मली लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ऑथेंटिक एंड ऑनेस्टी। ठीक है, यानी आपको एकदम ऑथेंटिक जो आपकी रियल इमेज है, जो आपकी रियल हाँ इमेज है उसी को आपको शो करना चाहिए। ठीक है, जो आपकी ट्रू पर्सनालिटी है उसी को आपको शो करना चाहिए। प्रेजेंट अ ट्रू एंड जेन्युइन पर्सनालिटी, नोट टू फेक और मिसलीडिंग इमेज। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा उस पर एडिटिंग वगैरह लगा के या फिर अपनी इमेज मतलब एक अच्छी गुडविल आपको क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है, डू नॉट एक्सटिग्रेट अचीवमेंट्स और स्प्रेड फॉल्स इंप्रेशन। ठीक है, आपको जो आपकी अचीवमेंट्स है उनको बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाना चाहिए। जो भी जेन्युइन चीजें हैं उसी को आपको शो करना चाहिए ताकि उससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर अदर। आपको बाकियों की ओपिनियन की, उनके कल्चर की, उनके बिलीव्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और बिना उनकी कंसेंट के उनके पर्सनल डेटा को यूज नहीं करना चाहिए। रिस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियन, कल्चर, जेंडर्स एंड बिलीव। अवॉइड ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग और इंसल्टिंग बिहेवियर। आपको मतलब आपका बिहेवियर है वो लाइक लोगों को ट्रोल नहीं करना चाहिए, साइबर बुलिंग नहीं करनी चाहिए और मतलब लोगों को इंसल्ट करने वाला बिहेवियर आपका नहीं होना चाहिए। आपको उनके कल्चर की, उनके बिलीव्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट, एथिकल कंडक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट यू पोस्ट और शेयर। आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जो भी आप चीजें पोस्ट कर रहे हो, जो भी आप कंटेंट को शेयर कर रहे हो। और बाकियों की प्राइवेसी की भी आपको रिस्पेक्ट करनी है, बिना उनकी कंसेंट के उनके पर्सनल डेटा को आपको शेयर नहीं करना है। कॉन्फिडेंटली एंड कंसर्न ऑफ अदर। ठीक है, नेक्स्ट है पॉजिटिव डिजिटल फुटप्रिंट, यानी शेयर कंटेंट दैट रिफ्लेक्ट गुड वैल्यू, प्रोफेशनलिज्म एंड मेच्योरिटी। ठीक है, आपको ऐसे कंटेंट को शेयर करना चाहिए जो कि आपकी पर्सनालिटी को, यानी आपकी जो मोरालिटी है, प्रोफेशनलिज्म, मेच्योरिटी है, इन सभी चीजों को शो करे। ठीक है, ऐसे कंटेंट को आपको शेयर करना चाहिए। रिमेंबर दैट ऑनलाइन बिहेवियर अफेक्ट करियर एंड सोशल रेपुटेशन, क्योंकि ये जो आपका बिहेवियर है, जो आपकी रेपुटेशन है सोशल मीडिया के थ्रू, वही आपकी रियल लाइफ को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, आपके करियर को, आपकी सोशल रेपुटेशन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है बैलेंस यूज। हमें इसको बैलेंसली यूज करना है, यानी इसका एडिक्शन नहीं होना, एडिक्टेड नहीं होना है। बैलेंस में यानी लिमिटेड टाइम के लिए हमें इसको यूज करना है। अवॉइड एडिक्शन एंड एक्सट्राग्रेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, मेंटेन बैलेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड रियल लाइफ इंटरेक्शन। ठीक है, आपको दोनों चीजों को मेंटेन करके चलना है, यानी जो सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों से इंटरेक्ट होते हो और
जो रियल लाइफ में आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हो। ठीक है, ऐसे नहीं आपको हर टाइम सोशल मीडिया को ही यूज करना है, आप रियल लाइफ इंटरेक्शन को अवॉइड कर दो। ठीक है, तो इसका एडिक्टेड नहीं होना है, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही आपको इसको यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजीज टू इंश्योर इफेक्टिव एंड एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया। ऐसी कुछ स्ट्रेटेजीज दी गई हैं जिससे आप ये इंश्योर कर सकते हो कि आप सोशल मीडिया को इफेक्टिवली और एथिकली यूज कर रहे हो या फिर नहीं। To use social media in an effective and ethical way, one must follow responsible strategies. एक इंडिविजुअल को ये जो यहाँ पर स्ट्रेटेजीज दी गई हैं इनको फॉलो करना चाहिए। That promote trust, clarity and positive impact, जो कि आपका मतलब ट्रस्ट को प्रमोट करे, क्लैरिटी को, और आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों पर डाले। ठीक है, तो वो कौन से स्ट्रेटेजीज हैं उनको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहली है शेयर एक्यूरेट एंड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। अगर आप एक मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करो बिल्कुल एक्यूरेट है, वेरीफाइड है, तो आपकी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती है। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू आपकी एक अच्छी गुडविल बनती है। ऑलवेज चेक फैक्ट बिफोर पोस्टिंग टू अवॉइड स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो भी आप इंफॉर्मेशन, जो भी आप कंटेंट को शेयर कर रहे हो, उसको शेयर करने से पहले एक बार उसको चेक कर लो कि वो मतलब एक्चुअल में सही है भी या फिर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मेंटेन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। आपको ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करके चलना है, यानी ऐसे नहीं है कि आप आधी इंफॉर्मेशन शेयर करो और आधी को हाइड कर लो। तो ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी को मेंटेन करके चलना है। क्लियरली डिस्क्लोज स्पॉन्सर्ड प्रमोशनल कंटेंट एंड अवॉइड फॉल्स क्लेम। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रमोशन कर रहे हो या फिर मतलब कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, उसके लिए पैसे ले रहे हो, तो उसको आप क्लियरली लोगों को एक्सप्लेन कर दो, जिससे आप जो फॉल्स क्लेम्स होते हैं उन सभी चीजों से बच जाओगे। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट अदर्स एंड देयर प्राइवेसी। आपको लोगों के जो कल्चर है, उनके बिलीव्स है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी प्राइवेसी की भी रिस्पेक्ट करनी है। बिना उनकी कंसेंट के उनके डाटा को पोस्ट नहीं करना है। डू नॉट पोस्ट ऑफेंसिव कंटेंट टू शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट कंसेंट। ठीक है, बिना उनकी कंसेंट के उनके पर्सनल डाटा को पोस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा यूज रिस्पेक्टफुल एंड इंक्लूसिव लैंग्वेज। आपको रिस्पेक्टफुल और इंक्लूसिव लैंग्वेज को यूज करना है, यानी आपकी जो लैंग्वेज है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, मतलब वेज कमेंट्स को आपको यूज नहीं करना है। ठीक, लोगों को जो ऑनलाइन कन्फ्लिक्ट्स हैं उन सभी को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड हेट स्पीच, ट्रोलिंग एंड अब्यूसिव कमेंट। इन सभी चीजों से आपको बचना चाहिए। नेक्स्ट है फोकस ऑन वैल्यू बेस्ड कंटेंट। वैल्यू बेस्ड कंटेंट पर आपको फोकस रखना चाहिए। लाइक जैसे क्रिएट कंटेंट दैट एजुकेट, इन्फॉर्म और पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द ऑडियंस। ऐसे कंटेंट को आपको क्रिएट करना है जिससे आप लोगों को एजुकेट कर पाओ, उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाओ, और जो आपकी ऑडियंस है उनको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर पाओ, यानी अपनी बातों को मनाने के लिए मतलब उसके लिए सहमति ले पाओ। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव वे में। नेक्स्ट है एंगेज रिस्पॉन्सिबली विद द ऑडियंस। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में लोगों के साथ में एंगेज रहो। लाइक रिस्पॉन्ड पोलाइटली टू द कमेंट एंड हैंडल क्रिटिसिज्म काल्मली। अगर आपको कोई भी वेज कमेंट कर रहा है तो उसको काल्मली हैंडल करो और पोलाइट वे में उसका रिस्पॉन्ड करो या फिर रिप्लाई करो। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट डिजिटल सिक्योरिटी, यानी वहां पर आपको जो भी आपका डेटा है उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वगैरह को क्रिएट करना है ताकि आपके पर्सनल डेटा को कोई और कॉपी ना कर पाए। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड प्रॉपर प्राइवेसी सेटिंग। मेंटेन बैलेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। इसका तो आपको पता ही है कि आपको सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है, इसका एडिक्टेड नहीं होना है, लिमिटेड टाइम के लिए आपको इसको यूज करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एथिकल एज इफेक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के इफेक्टिव और एथिकल यूजेस। ठीक है, तो सबसे पहले एथिकल यूजेस, देन उसके बाद में इफेक्टिव यूजेस। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हमारा एथिकल यूजेस, ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट कंटेंट। आपका जो कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए, ट्रूथफुल और ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी प्रमोट ओनली जेन्युइन, एक्यूरेट और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, अवॉइड फॉल्स क्लेम और मिसलीडिंग प्रमोशंस। आपका जो कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए, एकदम जेन्युइन होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो लोगों के लिए यूजफुल हो, जो फेक न्यूज है उन सभी चीजों को या फिर रूमर्स है उन सभी चीजों को स्प्रेड ना करें। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर ऑडियंस। है आपको ऑडियंस की उनकी प्राइवेसी की और उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यूज रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज एंड अवॉइड ऑफेंसिव, मैनिपुलेटिंग और क्लिकबेट कंटेंट। ठीक है, जो ऑफेंसिव कमेंट्स होती हैं या फिर लोगों को मैनिपुलेट करने वाला नेचर आपका नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोज। जो भी आप कंटेंट शेयर कर रहे हो या फिर किसी भी प्रोडक्ट आप प्रमोशन कर रहे हो
तो वो आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है उसमें, यानी अगर आप पैसे लेके किसी भी चीज का प्रमोशन कर रहे हो तो वो आपको लोगों को बता देना, ठीक है, जिससे आप फॉल्स क्लेम वगैरह उन सभी चीजों से बच जाओगे। क्लियरली मेंशन स्पॉन्सर्ड पोस्ट, एडवर्टाइजमेंट और पेड पार्टनरशिप, ठीक है, इन सभी चीजों को क्लियरली आपको शो कर देना है। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट प्राइवेसी एंड कॉपीराइट। आपको लोगों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी है, उनके कंटेंट को कॉपीराइट करने से पहले उनकी एक बार मतलब कंसेंट करना है। डू नॉट यूज अदर्स कंसेंट विदाउट कंटेंट विदाउट परमिशन, सॉरी। प्रोटेक्ट यूजर्स पर्सनल डाटा, ठीक है, आपको किसी के भी पर्सनल डाटा को मतलब बिना उनकी कंसेंट के यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा अवॉइड स्पैमिंग एंड मिसयूज, ठीक है, यानी डू नॉट फ्लोड टाइमलाइन विद रिपीटेड और इररिलेवेंस इमोशनल प्रमोशनल मैसेज, ठीक है, यानी आपको उसका बहुत ज्यादा मतलब यूज नहीं करना है, उसका एडिक्टेड नहीं हो जाना है, उसको मतलब बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आपको यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे इफेक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया के इफेक्टिव यूज। सबसे फर्स्ट, नो द टारगेट ऑडियंस, आपको आपकी टारगेटेड ऑडियंस यानी जिनके साथ आप कंटेंट को शेयर कर रहे हो उनको जान लेना चाहिए, तो उन्हीं के नीड, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट को प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। कंटेंट क्रिएट कंटेंट अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस इंटरेस्ट एज प्लेटफॉर्म प्रेफरेंसेस, ठीक है, जिस भी प्लेटफॉर्म को प्रेफरेंस करते हैं उसी प्लेटफॉर्म को आपको कंटेंट शेयरिंग के लिए यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, क्वालिटी एंड वैल्यू बेस्ड कंट्रोल, यानी प्रमोट कंटेंट दैट एजुकेट, इन्फॉर्म और सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे कंटेंट को आपको लोगों को प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि वो उनको एजुकेट करे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला हो। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रेटेजिक पोस्टिंग, यानी आप अगर रेगुलर पोस्ट करोगे, टाइम टू टाइम पोस्ट करोगे तो आप उसको बहुत अच्छे से यूज करना सीख जाओगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ विजुअल्स एंड हैशटैग्स, ठीक है, आपको आपकी पोस्ट को या फिर जो भी आप कंटेंट शेयर करें उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए विजुअल्स को यूज करना, लाइक जैसे अट्रैक्टिव इमेजेस, वीडियोस एंड रिलेवेंट हैशटैग्स इंक्रीज रीच एंड एंगेजमेंट, जो कि आपके प्लेटफॉर्म पर रीच को इंक्रीज करे। नेक्स्ट, एंगेज विद द ऑडियंस, आपको ऑडियंस के साथ में एंगेज रहना, यानी जब भी वो आपको कोई भी क्वेरी पूछे या फिर आपको कमेंट करे तो आपको उसका रिप्लाई करना। रिप्लाई टू कमेंट, मैसेज एंड फीडबैक टू बिल्ड रिलेशनशिप, ठीक है, लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपको मतलब उनकी कमेंट्स का रिप्लाई करना है, ठीक है, और उनके साथ में एंगेज्ड रहना, ठीक है। देन आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्सनालिटी एनालिसिस, ठीक है, पर्सनालिटी एनालिसिस से मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी एनालिसिस से मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को, ठीक है, उसके नेचर को समझना, यानी किस तरीके से एक इंडिविजुअल सोचता है, क्या फील करता है और किस तरीके से वो बातों पर रिएक्ट करता है, यानी उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, ठीक है, क्या फील करता है वो, उसका इमोशनल सारी चीजों को अच्छे से समझना। ठीक है, तो पर्सनालिटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को, उसके नेचर को समझना। ठीक है, पर्सनालिटी एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्सन्स बिहेवियर, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड कम्युनिकेशन स्टाइल। पर्सनालिटी एनालिसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हम एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को, थॉट को, इमोशंस को, एटीट्यूड को और कम्युनिकेशन स्टाइल को अच्छे से समझ पाते हैं। इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, प्रेफरेंस एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ये हमें लोगों की स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, प्रेफरेंस और बिहेव मतलब पैटर्न ऑफ बिहेवियर को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पर्सनालिटी एनालिसिस इज यूजफुल इन पर्सनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट, लीडरशिप, टीम वर्क एंड करियर प्लानिंग। पर्सनालिटी एनालिसिस आपको बहुत सारी चीजों में यूजफुल होता है, लाइक जैसे पर्सनल डेवलपमेंट में, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट में, ठीक है, लीडरशिप, टीम वर्क और करियर प्लानिंग के लिए आपका जो पर्सनालिटी एनालिसिस है ये यूजफुल होता है। By analyzing personality, individual can improve self-awareness, emotional intelligence and interpersonal relationship. ठीक है, पर्सनालिटी एनालिसिस के थ्रू आप क्या कर सकते हो भाई? लोगों को अवेयर कर सकते हो ताकि वो अपने इमोशंस को समझे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करे, इसके साथ ही वो लोगों के इमोशंस को भी समझे और उनसे प्रॉपरली बिहेव करे। ठीक है, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को क्या करता है ये और ज्यादा इंप्रूव कर देता है, यानी जो आपके रिलेशनशिप है, आपस के रिलेशनशिप है, उनको और ज्यादा हेल्थियर और स्ट्रॉन्गर बनाता है। इट इज कॉमनली डन थ्रू ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, फीडबैक एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट और टूल्स। ठीक है, आप पर्सनालिटी एनालिसिस को किन किन बेसिस पर या फिर किन किन टूल्स की हेल्प से आप किसी भी इंडिविजुअल के नेचर को, उसके बिहेवियर को जज कर सकते हो?
ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, फीडबैक के थ्रू या फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट और टूल्स के थ्रू आप किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनालिटी को एनालाइज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी हमारे कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, तो कितने टाइप्स की होती है भाई, पर्सनालिटी हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। ये किसके बेसिस पर डिसाइडेड होता है कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से बातों पर रिएक्ट करता है और किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करता है। ओके, तो पर्सनालिटी रेफर्स टू द यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन स्टाइल ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, एक इंडिविजुअल का थॉट ऑफ पैटर्न क्या है, यानी किस तरीके से वो सोचता है, क्या फील करता है, किस तरीके का बिहेव करता है और उसका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट psychologists have classified personality into different type based on behavior and interaction style। जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने पर्सनालिटी को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर और इंटरेक्शन स्टाइल। ठीक है, एक इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव करता है, कितना पॉजिटिवली वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है या फिर कितना नेगेटिवली इंटरेक्ट करता है, इसके बेसिस पर पर्सनालिटी को साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। उसको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इंट्रोवर्ट कौन लोग होते हैं? इंट्रोवर्ट थोड़े शाई टाइप के पर्सन होते हैं जो कि अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग को लोगों को मतलब ओपनली नहीं एक्सप्लेन कर पाते। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट्स कौन से होते हैं? इंट्रोवर्ट्स आर क्वाइट रिजर्व्ड एंड सेल्फ फोकस्ड। कैसे होते हैं? शांत स्वभाव के होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, यानी बहुत ज्यादा मतलब डीप थिंकर होते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को सोचते हैं। ये इतना ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं होते हैं और सेल्फ फोकस्ड होते हैं, सिर्फ अपने ही काम पर ध्यान देते हैं। दे प्रेफर सॉलिट्यूड, डीप थिंकिंग एंड लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन। वो सॉलिट्यूड मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं और लोगों से बहुत कम इंटरेक्शन रखना पसंद करते हैं। वही नेक्स्ट हो गए हमारे एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी जस्ट इंट्रोवर्ट की अपोजिट होती है। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी क्या होती है? एक मतलब अगर एक पर्सन टॉल्केटिव है, वो लोगों से इंटरेक्ट रखता है, ठीक है, बहुत मतलब जो डिस्कशन होते हैं उसको एंजॉय करता है, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एक्सपेंड करता है, तो वो कौन होते हैं? हमारे एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले पर्सन होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स आर आउटगोइंग, टॉल्केटिव और सोशल। ठीक है, उन्हें बाहर लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना, उनके साथ में रहना, मतलब सोशली रहना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। वो कैसे होते हैं? टॉल्केटिव टाइप के होते हैं। दे एंजॉय मीटिंग पीपल, ग्रुप एक्टिविटीज एंड ओपन कम्युनिकेशन। वो लोगों के साथ में मीटिंग को, ग्रुप डिस्कशन को, ग्रुप एक्टिविटीज को इंजॉय करते हैं और लोगों के साथ में ओपनली कम्युनिकेट करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत ओपनली वो शेयर करते हैं। नेक्स्ट हो गए हमारे एम्बिवर्ट पर्सनालिटी। एम्बिवर्ट पर्सनालिटी क्या होती है? एम्बिवर्ट अगर कोई पर्सन है तो उसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों ही टाइप की क्वालिटी होती है, यानी दोनों टाइप की पर्सनालिटी उसकी होती है। वो डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, कि वो अपनी पर्सनालिटी को सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। एम्बिवर्ट्स हैव क्वालिटीज ऑफ बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। दे कैन एडजस्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, एम्बिवर्ट्स के पास दोनों क्वालिटी होती है, वो एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं और इंट्रोवर्ट भी होते हैं। वो अपनी पर्सनालिटी को अरेंज कर लेते हैं या फिर एडजस्ट कर लेते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइप ए पर्सनालिटी एंड टाइप बी पर्सनालिटी। ठीक है, तो टाइप ए पर्सनालिटी क्या होती है? टाइप ए पर्सनालिटी वाला जो इंडिविजुअल है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव होता है, एम्बिशियस होता है, यानी वो कंपटीशन में रहना पसंद करता है और उसे मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं रेस में सबसे आगे रहने की इच्छा होती है कि सारी चीजों में मैं फर्स्ट आऊं। ठीक है, और इसलिए वो बहुत जल्दी स्ट्रेस्ड आउट भी फील करते हैं। ठीक है, तो टाइप ए इंडिविजुअल आर कॉम्पिटेटिव, एम्बिशियस और टाइम कॉन्शियस। ठीक है, क्या होते हैं? टाइम कॉन्शियस होते हैं, यानी वो हमेशा आगे रहने के लिए अपने टाइम को मतलब सॉरी अपने काम को हमेशा टाइम पर कंप्लीट करते हैं या फिर टाइम से पहले कंप्लीट करते हैं। ओके, दे ऑफ्टन वर्क फास्ट एज मे एक्सपीरियंस स्ट्रेस इजीली। ठीक है, वो काम को बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं जिस वजह से वो काफी बार स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। वहीं जो हमारे टाइप बी पर्सनालिटी होती है, टाइप बी इंडिविजुअल्स आर काल्म, रिलैक्स्ड एंड पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? काल्म होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं और पेशेंट होते हैं। ठीक है, यानी वो लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय करते हैं, एक बैलेंस लाइफ को प्रेफर करते हैं। ओके, दे हैंडल स्ट्रेस वेल एंड प्रेफर्ड अ बैलेंस लाइफ। वो स्ट्रेस को बहुत काल्मली हैंडल करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं और एक बैलेंस लाइफ को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है हमारे ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी एंड पेसिमिस्टिक पर्सनालिटी। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी मीन्स होता है
देखो ऑप्टिमिस्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है, आशावादी, और पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, निराशावादी। ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी क्या होती है, ऑप्टिमिस्टिक अगर किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी है तो वो मतलब उसका जो एटीट्यूड है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और वो एकदम मतलब ऐसे आउटकम को एक्सपेक्ट करेगा जो उसके फेवर में आए, ठीक है। यानी उसकी जो एटीट्यूड होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ऑप्टिमिस्टिक पीपल हैव पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एक्सपेक्ट गुड आउटकम, ठीक है, वो अच्छे आउटकम को एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। जो उनका माइंड सेट होता है वो कैसा होता है, एकदम पॉजिटिव होता है। दे आर होपफुल, कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटिंग, वो होपफुल होते हैं, मतलब हर चीजों में उन्हें आशा होती है कि जो आउटकम आएगा वो उनके फेवर में ही आएगा। कॉन्फिडेंट और मोटिवेटिंग होते हैं। वहीं जो पैसिमिस्ट होते हैं थोड़े मतलब हर एक सिचुएशन की नेगेटिव साइड को ज्यादा देखते हैं, ठीक है। ये हमेशा ये चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आउटकम आएगा या जो रिजल्ट आएगा वो इनके फेवर में नहीं आएगा। पेसिमिस्टिक पीपल टेंड्स टू फोकस्ड ऑन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन के हमेशा नेगेटिव साइड को ही देखते हैं। दे मे लैक कॉन्फिडेंस एंड एक्सपेक्ट अनफेवरेबल रिजल्ट, ठीक है। वे हमेशा मतलब उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है और वो हमेशा सिचुएशन की डार्केस्ट साइड को देखते हैं और ये सोचते हैं कि जो भी आउटकम आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो उनके फेवर में नहीं आएगा। वहीं जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो कैसे होता है, उनका पॉजिटिव माइंडसेट होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, हर एक सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखते हैं और एक पॉजिटिव आउटकम को ही एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा कि टाइप ऑफ पर्सनालिटी, मतलब जो पर्सनालिटी है वो कितने टाइप्स की होती है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू मैस्लो, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पर्सनालिटी को मतलब पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया या फिर अपने अपने वे में एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे जो साइकोलॉजिस्ट वो है मैस्लो, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक मतलब पूरी हायरार्की शो की। इनके अकॉर्डिंग जो मैस्लो थे, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो पर्सनालिटी होती है वो एक इंडिविजुअल की तब डेवलप होती है जैसे जैसे उसकी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया, एक पूरी नीड्स की एक हायरार्की को शो किया जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की नीड्स इंक्लूडेड थी, ठीक है। बेसिक नीड्स लाइक जैसे सर्वाइवल नीड्स हो गई, हमारा फूड मतलब फूड हो गया, शेल्टर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ये सब क्या होती है, बिल्कुल हमारी सर्वाइवल नीड्स। फिर उसके बाद हमारी सेफ्टी नीड्स आ गई। फिर जैसे जैसे मतलब आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी लोअर लेवल टू हायर लेवल नीड्स की इन्होंने पूरी हायरार्की को शो किया। उसके बाद इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे एक इंडिविजुअल की ये जो स्टेजेस हैं या फिर जो नीड्स हैं ये कंप्लीट होती चली जाएंगी, वैसे वैसे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती चली जाएगी। ओके, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका पूरा नाम था अब्राहम मैस्लो, ठीक है। क्या नाम था इनका, अब्राहम मैस्लो। इन्होंने दिया था ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। क्या दिया था, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, यानी पर्सनालिटी को इन्होंने डिस्क्राइब किया था ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। Abraham Maslow explained personality from humanistic point of view. According to him, personality develops as a person grows towards self-actualization, यानी becoming the best version of oneself. ठीक है, यानी इन्होंने ये एक्सप्लेन किया जैसे जैसे एक ह्यूमन की नीड्स कंप्लीट होती चली जाएंगी, यानी जो पर्सन है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ ग्रो करता चला जाएगा, मतलब वो अपनी फुल पोटेंशियल को पहचान लेगा, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को पहचान लेगा, और जैसे जैसे जो उसकी नीड है वो कंप्लीट होती चली जाएंगी, वैसे वैसे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती चली जाएगी, ठीक है। किसी भी काम को अपने पूरे पोटेंशियल के साथ में वो करेगा, या पोटेंशियल मतलब पूरी क्षमता के साथ में अपनी पूरी क्षमता को पहचान जाएगा और अपने आप का सबसे बेस्टेस्ट वर्जन शो करेगा। Okay, Maslow believed that every human being has an inner desire to grow, improve, achieve their full potential. Personality is shaped by how well a person's needs are satisfied. ठीक है, मैस्लो का ये मानना था कि एक ह्यूमन के अंदर मतलब ये डिजायर खुद से ही होती है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करे, ग्रो करे, अपना जो फुल पोटेंशियल है उसको पहचाने, ठीक है। और जैसे जैसे एक ह्यूमन की जो नीड्स है वो कंप्लीट होती चली जाएगी, वो सेटिस्फाइड होता चला जाएगा, वैसे वैसे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती चली जाएगी। ओके, तो इन्होंने एक पूरी हायरार्की शो की थी नीड्स की, ठीक है, जो आपको यहाँ पर ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएंगी, साइकोलॉजिकल नीड, जो कि हमारी सर्वाइवल नीड्स होती है, बिल्कुल बेसिक नीड होती है। अगर ये नीड्स किसी भी ह्यूमन बीइंग की मतलब फुलफिल नहीं होंगी तो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारी सेफ्टी नीड्स, ठीक है भाई, सेफ्टी नीड्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे एक मतलब एक फिक्स्ड जॉब, ठीक है, और सेफ्टी वैसे भी हमारी मतलब ये भी अगर हमारी कंप्लीट नहीं होगी तो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट हो गया हमारा लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो इन्होंने पूरी एक हायरार्की शो की जिसको हम आगे पढ़ेंगे।
ओके, तो हायरार्की ऑफ नीड यानी मैस्लो प्रपोज्ड अ हायरार्की ऑफ नीड अरेंज्ड फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल नीड्स। ठीक है, यहाँ पर एक इन्होंने हायरार्की को शो किया जिसमें इन्होंने बेसिक से लेकर हाई लेवल की नीड्स को ऐड ऑन किया। ये सबसे फर्स्ट कौन सी है हमारी सबसे बेसिक नीड? साइकोलॉजिकल नीड। ठीक है, कौन सी है? साइकोलॉजिकल नीड, जो कि हमारी क्या कहलाती है? सर्वाइवल नीड्स कहलाती है। बेसिक सर्वाइवल नीड्स लाइक जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, स्लीप हो गया और शेल्टर हो गया। इफ दीज आर नॉट फुलफिल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज डिस्टर्ब। अगर ये बेसिक नीड एक ह्यूमन बीइंग की फुलफिल्ड नहीं होंगी तो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट होगी हमारी सेफ्टी नीड लाइक जैसे नीड फॉर सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, स्टेबल जॉब, हेल्थ एंड सेफ एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर एक जो इंडिविजुअल है उसको सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं होगा, ठीक है, या फिर उसकी जॉब है वो स्टेबल नहीं रहेगी तो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगी, वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहेगा और उसमें कॉन्फिडेंस की भी बहुत ज्यादा कमी होगी। नेक्स्ट है हमारा लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। ठीक है, नीड्स फॉर अफेक्शन, फ्रेंडशिप, फैमिली एंड सोशल एक्सेप्टेंस। ठीक है, यानी भाई एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए फ्रेंड का, फैमिली का होना, ये सब भी तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो उसकी जो पर्सनालिटी है वो प्रॉपरली डेवलप हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हो गई एस्टीम नीड्स, यानी नीड्स फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर। भाई एक इंडिविजुअल है, उसकी सोसाइटी में अगर इमेज होगी यानी एक अच्छी इमेज होगी तभी तो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी कि भाई लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको पहचानेंगे, उसको रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तभी तो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। ओके, नेक्स्ट होगी हमारी सबसे लास्ट और सबसे हाई लेवल की जो नीड है वो होती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी जिसमें एक इंडिविजुअल अपने आप का सबसे बेस्टेस्ट वर्जन को क्रिएट करता है, अपने फुल पोटेंशियल को पहचानता है, किसी भी काम को बहुत बेहतर तरीके से करता है, तो वो क्या होती है? हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी जो हमारी सबसे हाईएस्ट लेवल की नीड होती है। अगर ये सभी नीड एक ह्यूमन बीइंग की पूरी हो जाएंगी तो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगी। हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड, desire to realize one's true potential, creativity, moral and purpose in life। ठीक है, यानी जब वो अपने आप के पोटेंशियल को, अपनी मोरालिटी को, अपने जो उसकी वैल्यूज होती हैं उन सभी को पहचान जाएगा तो उसकी पर्सनालिटी खुद ब खुद डेवलप होती चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट दिया इन्होंने मैस्लोज व्यू पॉइंट ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैस्लो का व्यू पॉइंट क्या था? ठीक है, तो क्या था? पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप एज ईच लेवल ऑफ नीड इज सेटिस्फाइड। जैसे जैसे उसका जो इन्होंने स्टेजेस शो की थी, जैसे जैसे वो पूरी होती चली जाएंगी, जैसे जैसे उसकी नीड्स कंप्लीट होती चली जाएंगी या फिर वो सेटिस्फाइड होता चला जाएगा, वैसे वैसे उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती चली जाएगी। अ पर्सन हुज लोअर नीड्स आर अनमेट मे शो फियर, इनसिक्योरिटी और फ्रस्ट्रेशन। अगर एक पर्सन की या फिर एक इंडिविजुअल की जो लोअर नीड्स हैं यानी जो साइकोलॉजिकल नीड्स है, सेफ्टी नीड्स है, अगर यही कंप्लीट नहीं होंगी तो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन शो क्वालिटीज लाइक कॉन्फिडेंट, क्रिएटिविटी, ऑनेस्टी, इंडिपेंडेंस एंड इनर पीस। ठीक है, एक जो पर्सन अगर वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है तो वो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होंगी, ठीक है, उन सभी को शो करेगा। लाइक वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, क्रिएटिव रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा, ओके, अपने फुल पोटेंशियल को पहचानेगा, इंडिपेंडेंस फील करेगा और उसके अंदर इनर पीस होगी यानी एक आत्म शांति होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये समझ में आया मैस्लो का व्यू पॉइंट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे इसमें फ्रूड। ठीक है, नेक्स्ट कौन से साइकोलॉजिस्ट ने? फ्रूड। तो फ्रूड ने कहा, क्या कहा? फ्रूड, इनका जो पूरा नाम है वो सिगमंड फ्रूड है। इन्होंने एक साइक्लो एनालिटिकल बेसिस पर पर्सनालिटी को एक्सप्लेन किया, यानी एक साइक्लो एनालिटिकल थ्योरी इन्होंने प्रपोज की थी, जिसके अकॉर्डिंग फ्रूड ने ये बताया था कि जो पर्सनालिटी होती है एक ह्यूमन बीइंग की, वो ऐसा नहीं है कि वो बाद में ही बनती है। ठीक है, इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो पर्सनालिटी है वो बचपन से ही बननी शुरू हो जाती है ह्यूमन बीइंग की। जब वो छोटा होता है तभी से उसकी पर्सनालिटी धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इन्होंने इसके बेसिस पर मतलब 3 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया, या फिर आप बोल सकते हैं 3 स्टेजेस इन्होंने पर्सनालिटी के एक्सप्लेन किए। ये सबसे फर्स्ट है आईडी, देन उसके बाद में ईगो, देन उसके बाद में सुपर ईगो। आईडी कौन सी स्टेज होती है? आईडी वो स्टेज होती है जिसमें उसका अनकॉन्शियस माइंड होता है, वो बहुत छोटा होता है, उसे ये नहीं पता होता कि क्या चीज सही है क्या गलत है।
ठीक है। जो आईडी स्टेज होती है यानी जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें जो उसका बिहेवियर होता है वो अनकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड करता है कि जो भी उसे चीज चाहिए होती है वो ये नहीं देखता कि टाइम सही है या फिर सिचुएशन सही है, बस जो उसकी डिजायर है वो कंप्लीट होनी चाहिए, जो चीज उसे अच्छी लगे वो उसको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आती है हमारी स्टेज ईगो वाली। ठीक है, यानी ये एक तरह से आप बोल सकते हैं जो आईडी है वो प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, प्लेजर प्रिंसिपल क्या होता है कि एक ह्यूमन बीइंग का ऐसा बिहेवियर कि जो चीज उसको चाहिए वो चाहिए। ठीक है, वो डिजायर उसकी फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी ईगो। ठीक है, ईगो जो होती है वो रियलिस्टिक प्रिंसिपल पर वर्क करती है, यानी जिसमें वो चीजों को समझने लगता है, सिचुएशन को, टाइम को, इन सभी चीजों को समझने लगता है। और अगर उसे कुछ चीज चाहिए होती है तो वो ये देखता है कि मुझे किस तरीके से या फिर ऐसा क्या वे वो फॉलो करे जिससे वो अपनी डिजायर को कंप्लीट कर ले। ठीक है, और नेक्स्ट सबसे लास्ट स्टेज आती है सुपर ईगो। ठीक है, सुपर ईगो क्या होती है, सबसे लास्ट स्टेजेस होती है जिसमें एक इंडिविजुअल ये समझने लगता है कि क्या चीज उसके लिए सही है, यानी जो वो चीज की इच्छा कर रहा है वो उसके लिए सही है भी या फिर नहीं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 3 स्टेजेस बताई, एक्सप्लेन की उनको। अब हम डिस्कस करेंगे, ये हमने इसका थोड़ा ओवरव्यू ले लिया था कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो इनका पूरा नाम जो था वो क्या था, सिगमंड फ्रीड था। इन्होंने एक साइक्लो एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी को एक्सप्लेन किया था। सिगमंड फ्रीड एक्सप्लेन पर्सनालिटी थ्रू अ साइक्लो एनालिटिकल अप्रोच। ठीक है, किससे किया, एक साइक्लो एनालिटिकल अप्रोच से पर्सनालिटी को एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू फ्रीड, पर्सनालिटी इज शेप्ड बाय अनकॉन्शियस माइंड, इनर कॉन्फिडेंस एंड अर्लियर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। ठीक है, जो फ्रीड थे इनके अकॉर्डिंग जो पर्सनालिटी होती है वो बचपन से ही बननी शुरू हो जाती है, जब हम बहुत छोटे होते हैं। हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, यानी हमें ये चीज नहीं पता होती कि जो जिस चीज की हम डिजायर कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है भी या फिर नहीं है। ठीक है, और इनर कॉन्फिडेंस और अर्लियर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे जैसे मतलब वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती चली जाती है। He believed that much of human behavior is driven by unconscious desires and instincts which we are often not aware of। ठीक है, जो इनका ये मानना था कि जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो बिहेवियर होता है वो उसके अनकॉन्शियस माइंड पर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कि जो उसकी डिजायर्स हैं, भाई अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि जो चीज उसको चाहिए, जो उसकी डिजायर वो फुलफिल होनी चाहिए, वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, इंस्टिंक्ट विच वी आर ऑफ्टन नॉट अवेयर ऑफ, जिनके बारे में हमें नहीं पता होता कि वो चीजें हमारे लिए सही हैं भी या फिर नहीं है, जिनके बारे में हम अवेयर नहीं होते। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर शो किया, यानी जो पर्सनालिटी है उन्होंने 3 पार्ट्स में या फिर 3 स्टेजेस में क्लासिफाइड किया। ठीक है, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर इन्होंने शो किया, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, लाइक जैसे 3 स्टेजेस में डिवाइडेड किया। सबसे फर्स्ट आईगो, देन ईगो, सॉरी आईडी, देन ईगो, उसके बाद में सुपर ईगो। फ्रूड डिवाइडेड पर्सनालिटी इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया। सबसे फर्स्ट कौन सी है, आईडी। आईडी का मतलब क्या होता है, जब बच्चा बहुत छोटा होता है उसका अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसे ये नहीं पता होता कि उसे क्या चाहिए या फिर क्या उसके लिए सही है या गलत है। यानी अनकॉन्शियस माइंड लाइक जो चीज उसे चाहिए वो उसकी फुलफिल होनी चाहिए, जो भी डिमांड। ठीक है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये हमारे बर्थ से प्रेजेंट होती है, मतलब जन्म से ही ये हमारे अंदर होती हैं चीजें। वर्क ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। ठीक है, प्लेजर प्रिंसिपल पर ये वर्क करती हैं। सीक्स इमीडिएट सेटिस्फेक्शन टू डिजायर, ये जो हमारा फर्स्ट स्टेज होती है ये हमारी जो डिमांड्स होती है, जो डिजायर्स होती हैं उनका इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहता है, यानी जो भी हमारी डिजायर्स है वो एकदम मतलब ऑन टाइम कंप्लीट होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, लाइक जैसे एग्जांपल, अ चाइल्ड क्राइंग फॉर फूड विदाउट वेटिंग, जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है वो मतलब फूड के लिए रोता है बिना वेट किए। ठीक है, इसी तरीके से हमारी जो पर्सनालिटी होती है उसकी फर्स्ट स्टेज होती है आईडी, जो कि हमारे अंदर बचपन से ही रहती है और प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्क करती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी ईगो। ठीक है, जो कि हमारी रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करती है, यहाँ पर हम चीजों को समझने लगते हैं कि क्या जो चीज हमें चाहिए उसको हम किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। डेवलप्स एज द चाइल्ड ग्रो, बिल्कुल ऐसे ही डेवलप होती है हमारे इस अंदर सेकेंड स्टेज, जैसे एक बच्चा डेवलप होता है। ठीक है, वो बढ़ता है। वर्क्स ऑन द रियलिस्टिक प्रिंसिपल, रियलिस्टिक प्रिंसिपल पर वर्क करती है। बैलेंस द डिमांड्स ऑफ आईडी एंड सुपर ईगो। ठीक है, ये जो सुपर ईगो और जो आईडी की डिमांड्स होती है इनको बैलेंस करती है। कि यानी जो चीज हमें चाहिए उसको हम किस तरीके से
पा सकते हैं। लाइक जैसे एग्जाम्पल, वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड प्लेस टू ईट। जैसे यहाँ पर जो बच्चा था वो खाने के लिए रो रहा था बिना वेट के, लेकिन यहाँ पर क्या किया उसने, मतलब उसने ये सोचा कि मैं किस तरीके से खाना पा सकता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने वेट किया राइट टाइम का, ताकि उसे खुद ब खुद खाना मिल जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टेज है हमारी सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होती है? सुपर ईगो हमारी सबसे फाइनल स्टेज होती है, जिसमें हम ये चीजें समझने लगते हैं कि क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या गलत है, जो हमारी डिजायर है वो सही है भी या फिर गलत है। रिप्रेजेंट्स मोरल वैल्यू, एथिक्स एंड सोशल रूल। ये आपकी मोरल वैल्यू, एथिक्स और सोशल रूल्स को रिप्रेजेंट करती है। डेवलप्स फ्रॉम पेरेंट्स एंड सोसाइटी। ये हमारे अंदर पेरेंट्स और सोसाइटी के थ्रू डेवलप अपने आप हो जाती है। ओके, यानी जो भी हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपनी सोसाइटी को देखते हैं, उन सभी चीजों से हमारी जो थर्ड स्टेज है ये डेवलप हो जाती है। जज एक्शन एज राइट और रॉन्ग। ठीक है, हम अपने एक्शंस को जज करने लगते हैं, जो हमारी डिजायर्स हैं उनको जज करते हैं कि वो हमारे लिए सही है भी या फिर गलत है। एग्जाम्पल लाइक फीलिंग गिल्टी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। कुछ भी गलत करने पर गिल्टी फील करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रूड व्यूज, फ्रूड व्यूज ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फ्रूड के क्या व्यूज थे? ठीक है, तो क्या व्यूज थे? पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स मेनली ड्यूरिंग अर्लियर चाइल्डहुड। ठीक है, जैसे एक मतलब एक बच्चे का विकास होता है बचपन से लेकर बड़े तक, इसी तरीके से हमारी जो पर्सनालिटी है वो भी हमारी धीरे धीरे डेवलप होती चली जाती है। ठीक है, फ्रूड प्रपोज साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। इन्होंने एक साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को प्रोड्यूस किया, जिसके अंदर इन्होंने मतलब जो साइक्लो सेक्सुअल स्टेजेस है इसको पार्ट्स में क्लासिफाई किया। ये स्टेजेस कौन कौन सी हैं? ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेंटियल। ठीक है, इनमें क्या किया इन्होंने, इसको क्लासिफाइड किया। अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एट एनी स्टेज में अफेक्ट अडल्ट पर्सनालिटी। अगर इन सभी स्टेजेस में से एक भी कंप्लीट नहीं होती है या फिर यहाँ पर कोई भी चीज रह जाती है, तो वो हमारी अडल्ट पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई भी अनसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स रह जाता है तो हमारी अडल्ट पर्सनालिटी को वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, और लाइक जैसे जो भी चीजें हम बोलते हैं या फिर जो भी उसका लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इन सभी चीजों से हमें अवेयर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। ठीक है, हमने दो का पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारे स्वामी विवेकानंद। इन्होंने पर्सनालिटी को एक्सप्लेन किया स्पिरिचुअल और मोरल पर्सपेक्टिव से। ठीक है, यानी इन्होंने ये बताया कि जो एक ह्यूमन बीइंग है उसकी जो पर्सनालिटी है वो उसके कैरेक्टर के बेसिस पर डेवलप होती है, कि जितना मतलब जितना अच्छा उसका कैरेक्टर होगा या फिर जितना अच्छे उसके मैनर्स होंगे, उतनी ही अच्छी एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी होगी। ठीक है, जितना अच्छे से, जितना प्रॉपर्ली वो लोगों के साथ बिहेव करेगा, जितना अच्छा कैरेक्टर होगा, उतनी अच्छी उसकी पर्सनालिटी होगी या फिर उतनी स्ट्रॉन्ग उसकी पर्सनालिटी होगी। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर इन्होंने ये बताया कि मतलब खुद से ही एक डिवाइन पावर होती है। ठीक है, अगर वो उसको पहचान ले तो उसकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। तो जो स्वामी विवेकानंद थे, इन्होंने एक स्पिरिचुअल एंड वैल्यू बेस्ड व्यू पॉइंट से पर्सनालिटी को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद एक्सप्लेन्ड पर्सनालिटी फ्रॉम स्पिरिचुअल और मोरल पर्सपेक्टिव। ठीक है, स्पिरिचुअल और मोरल पर्सपेक्टिव से इन्होंने पर्सनालिटी को एक्सप्लेन किया था या फिर डिफाइन किया था। अकॉर्डिंग टू हिम, पर्सनालिटी इज एक्सप्रेशन ऑफ इनर स्ट्रेंथ, कैरेक्टर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, इनके अनुसार जो पर्सनालिटी है वो क्या होती है कि हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, हमारा कैरेक्टर होता है, हमारी जो इनर स्ट्रेंथ मतलब जो हमारी पावर होती है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सभी से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। A strong personality is built by realizing one's inner potential. एक अच्छी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी तब एक ह्यूमन बीइंग की बनेगी जब वो अपने अंदर के पोटेंशियल को, अपने अंदर के डिवाइन पावर को पहचान लेगा। He believed that every human is inherently divine and personality development means manifesting this inner divinity through thoughts, words and actions. ठीक है, यानी इन्होंने ये बताया था कि एक इंडिविजुअल के अंदर मतलब एक डिवाइन पावर होती है। ठीक है, जिससे वो अपने मतलब कैरेक्टर को अच्छा बना सकता है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है। अगर वो उसको पहचान जाए तो वो अपनी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, जो भी वो वर्ड्स को यूज करता है उसको लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर वो अच्छे वर्ड्स को यूज करेगा, उसका कैरेक्टर अच्छा होगा, ठीक है, वो मैनरली लोगों से बात करेगा, तो उसकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ की आइडियाज
की आइडियाज ऑफ विवेकानंद ऑन पर्सनालिटी। यानी इनके आइडियाज क्या थे पर्सनालिटी के ऊपर। सबसे पहले था कैरेक्टर बिल्डिंग। अगर एक ह्यूमन बीइंग को अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना पड़ेगा। विवेकानंद emphasized that character is the foundation of personality। जो विवेकानंद थे उन्होंने ये बताया था कि जो कैरेक्टर है वो हमारा बिल्कुल फाउंडेशन है, यानी सबसे बेसिक चीज है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। ओके, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन एंड मोरल वैल्यू शेप द स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। ठीक है, अगर हम ट्रूथफुल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, ठीक है, अपनी मोरल वैल्यूज पर रहेंगे, यानी जो हमारे बाउंड्रीज उनको जो हमारी बाउंड्रीज है उनको क्रॉस नहीं करेंगे, तो हमारी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी क्रिएट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन वन सेल्फ। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, अपने आप में फेथ होगा, तो उसकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी। इस फेमस आइडिया, उनका सबसे फेमस आइडिया क्या था, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर विश्वास रखो कि तुम ये चीज बिल्कुल कर सकते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस रहो, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिव करेज, लीडरशिप एंड डिटर्मिनेशन। ठीक, नेक्स्ट स्ट्रेंथ्स ओवर वीकनेस। ठीक है, जो हमारी वीकनेस है उनको इतना बड़ा मत बनने दो, ठीक है, उनके ऊपर जीत हासिल करो। ही बिलीव दैट वीकनेस इज द रूट कोज ऑफ द प्रॉब्लम। वीकनेस ही सबसे बड़ा कारण है हमारी समस्याओं का। ओके, पर्सनैलिटी शुड बी स्ट्रॉन्ग, फियरलेस एंड पॉजिटिव। आपकी जो पर्सनालिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, फियरलेस होनी चाहिए, यानी जो आपकी वीकनेस है उनको आपको अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा रीजन होते हैं आपके प्रॉब्लम्स होने का। ठीक है, तो आपकी जो पर्सनालिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, स्ट्रांग, फियरलेस और पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। एक ह्यूमन बीइंग को कैसा होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल होना चाहिए, यानी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल ओवर माइंड एंड सेंसेस इज एसेंशियल फॉर पर्सनालिटी ग्रोथ। ठीक है, अपने सेंसेस को, अपनी जो इमोशंस है उनको कंट्रोल करना, तभी अगर आप उन सभी को मैनेज करते हो, उन सभी को कंट्रोल कर लेते हो, तभी आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होती है। डिसिप्लिन लीड्स टू क्लैरिटी, फोकस एंड इनर पीस। ठीक है, यानी अपने इनर पीस पर ध्यान दो, जो भी आपकी मतलब ऐसी पर्सनालिटी को डेवलप करो, एक गुड पर्सनालिटी को डेवलप करो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्विस टू ह्यूमैनिटी, यानी लोगों को भी सर्विस प्रोवाइड करो। लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना लाइक जैसे आप किसी गॉड को सर्विस प्रोवाइड करो, ठीक है, उसी के समान होता है। सर्विसिंग अदर इज इक्वल टू द सर्विसिंग ऑफ गॉड। ठीक है, दूसरों की सेवा करना भी भगवान की सेवा करने के बराबर ही होता है। शिवा इन दी पुअर। ये सर्विस डेवलप्स कंपैरिजन, ह्यूमैनिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर्विस क्या करती है, कंपैरिजन को, ह्यूमैनिटी को और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करती है। ठीक है, अगर आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत अच्छी है तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगी। ये नेक्स्ट है रोल्स ऑफ एजुकेशन इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एजुकेशन का क्या रोल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। ठीक है, तो क्या रोल है, एजुकेशन शुड नॉट बी लिमिटेड टू बुक्स नॉलेज। ठीक है, एजुकेशन का मतलब सिर्फ जो किताबी ज्ञान है इसको लेना ही नहीं है, बल्कि इसके थ्रू आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। आपको लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, ये सब भी आपको एजुकेशन के थ्रू ही पता चलता है। इट शुड बी हेल्प इन मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड कॉन्फिडेंट डेवलपमेंट। एजुकेशन आपकी हेल्प करती है एक आपकी अच्छी पर्सनालिटी को क्रिएट करने में, आपकी कैरेक्टर को बिल्ड करने में और आपके अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन आई होप आपको ये समझ आया होगा स्वामी विवेकानंद का पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, लास्ट है हमारे इसमें कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू जंग। ठीक है, यानी जंग टाइपोलॉजी। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था, कार्ल जंग। ठीक है, क्या नाम था इनका पूरा, कार्ल जंग, जिसको हम जंग टोपोलॉजी के नाम से, मतलब जो इन्होंने अपना ये थ्योरी दी थी, इसको हम जंग टाइपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पूरा नाम क्या था इनका, कार्ल जंग। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, जंग टोपोलॉजी ऑन पर्सनालिटी। ठीक है, क्या दिया, जंग टोपोलॉजी, यानी जो इन्होंने अपना मतलब पर्सनालिटी को एक्सप्लेन किया, उसका एक अलग से नाम दे दिया, जंग टाइपोलॉजी। ठीक है, और पर्सनालिटी। तो इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, कार्ल जंग एक्सप्लेन पर्सनालिटी बेसिस ऑन हाउ पीपल डायरेक्ट देयर एनर्जी एंड हाउ दे रिसीव द वर्ल्ड एंड मेक डिसीजन। इन्होंने, कार्ल जंग ने ये एक्सप्लेन किया कि वो एक जो इंडिविजुअल है या एक पर्सन है वो अपनी एनर्जी को किस डायरेक्शन में यूज करता है।
ठीक है, किस डायरेक्शन में यूज करता है, किस तरीके से वो मतलब सोशल जो वर्ड है उसमें काम करता है, यानी जो भाई ऐसे तो नहीं है उसकी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी या फिर एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। भाई इंट्रोवर्ट क्या होगा कि वो अपने आप में ही खोया रहेगा, अपने थॉट्स अपनी चीजों के बारे में ही सोचता रहेगा और आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल कनेक्शन ही नहीं रखेगा। वहीं जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा मतलब सोशली रहते हैं, आउटर वर्ल्ड्स में रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, और डिसीजन किस तरीके से लेता है, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये तीन जो है ये एक ह्यूमन की पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, कि वो अपनी एनर्जी को किस डायरेक्शन में यूज करता है, किस तरीके से वो इंफॉर्मेशंस को लेता है, यानी कितना वो सोशली लोगों के साथ एंगेज रहता है या फिर कितना मतलब अंदर ही मतलब अपने साथ ही एंगेज रहता है, और किस तरीके से डिसीजन लेता है। तो ये सभी तीनों चीजें जो है ये एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। अकॉर्डिंग टू जंग, पर्सनालिटी डिफरेंस आर नेचुरल एंड साइकोलॉजिकल, नॉट गुड और बैड। जंग के अकॉर्डिंग जो पर्सनालिटी है वो आपकी किस पर डिपेंड करती है, आपके नेचर पर, और मतलब जो नेचर है और साइकोलॉजिकल है। ठीक है, इन सभी चीजों पर डिपेंड करती है, ना कि आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो अच्छी होती है या फिर बेकार होती है। ठीक है, जो आपकी पर्सनालिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, आपके नेचर पर और साइकोलॉजिकल पर। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक पूरा लाइक जैसे कार्ल जंग, इन्होंने पूरी एक टोपोलॉजी दी थी जिसको हम जंग टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। साइकोलॉजिकल टाइप्स कब दिया था, 1922 में दिया था। ठीक है, जिन्होंने मतलब जो ये जंग थे इन्होंने ये बताया था कि एक ह्यूमन बीइंग किस तरीके से अपनी एनर्जी को किस डायरेक्शन में यूज करता है और इंफॉर्मेशन को किस तरीके से लेता है और डिसीजन कैसे लेता है। ठीक है, ये सभी तीनों चीजें मिलकर एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी को बनाती हैं। ठीक है, तो उन्होंने जंग ने परसेप्शंस, एनर्जी और जजमेंट के बेसिस पर पर्सनालिटी को एक्सप्लेन किया। ठीक है, परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन को किस तरीके से लेता है, लाइक जैसे कितना सेंसिबली, भाई जो चीजें वो देखता है जो सुनता है सिर्फ उसी पर ही बिलीव कर लेता है, या फिर बहुत ज्यादा लॉजिकली सोचता है चीजों को। ठीक है, उनके पीछे का रीजन जानता है तब बातों पर मतलब विश्वास करता है। नेक्स्ट, इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होता है, इंट्यूशन लाइक जैसे जो भी आउटकम है या फिर जो भी रिजल्ट्स हैं उसको इमेजिन करके तब एक अच्छी कंक्लूजन पर पहुंचता है, यानी चीजों को बहुत अच्छे से इमेजिन करता है तब एक सही कंक्लूजन पर पहुंचता है। एनर्जी, वो अपनी एनर्जी किस डायरेक्शन में यूज करता है, लाइक जैसे वो इंट्रोवर्ट पर्सन या फिर एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, भाई वो अपनी एनर्जी को सिर्फ सोचने में ही लगा देता है, अपने अंदर ही उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हीं सॉल्व करने में लगा रहता है, या फिर उसकी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी यानी वो लोगों के साथ सोशली रहना बहुत ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, टॉलकेटिव पर्सनालिटी। ठीक है, तो एनर्जी को किस डायरेक्शन में यूज करता है, और जजमेंट, उसका जजमेंट किस तरीके का है, यानी अपने डिसीजंस को वो कैसे लेता है, कितना लॉजिकली चीजों को सोचता है तब डिसीजन लेता है, उनके पीछे का कंसेप्ट जानता है तब डिसीजन लेता है, या फिर जो अपने इमोशंस है फीलिंग है उनके बेसिस पर डिसीजन लेता है। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, जो पर्सनैलिटी है उसको तीन बेसिस पर क्लासिफाइड किया, फर्स्ट परसेप्शन, एनर्जी एंड जजमेंट। ओके, कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से बातों को मतलब इंफॉर्मेशन को लेता है, ठीक है, और अपनी एनर्जी को किस डायरेक्शन में यूज करता है और किस तरीके से डिसीजन लेता है। ओके, नेक्स्ट हमारे एटीट्यूड टाइप यानी डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, के एक इंडिविजुअल अपनी एनर्जी को किस डायरेक्शन में यूज करता है। तो इन्होंने क्या किया, जंग डिवाइडेड पर्सनालिटी इनटू टू मेन एटीट्यूड टाइप्स। ठीक है, दो एटीट्यूड टाइप्स में इन्होंने डिस्क्राइब किया। फर्स्ट क्या हमारा इंट्रोवर्ट एंड सेकंड क्या हमारा एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, यानी वो अपनी एनर्जी को किस तरीके से यूज करता है। भाई अगर वो इंट्रोवर्ट पर्सन है तो वो क्या करेगा, अपने आप में ही खोया रहेगा, यानी फोकसेस ऑन इनर वर्ल्ड और थॉट्स एंड फीलिंग, अपने आप में ही उलझा रहेगा, अपनी चीजों को ही इमेजिन करता रहेगा। उसका जो नेचर होगा कैसा होगा, क्वाइट होगा, रिजर्व होगा, थॉटफुल एंड सेल्फ रिफ्लेक्टिव होगा। ठीक है, यानी वो बहुत ज्यादा अकेला रहना पसंद करेगा, चुप रहना पसंद करेगा, रिजर्व रहेगा, यानी अपनी ही चीजों में उलझा रहेगा, और उसके अंदर क्या होगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, प्रेफर वर्किंग अलोन इन अ स्मॉल ग्रुप, और वो बहुत कम लोगों के ग्रुप में काम करना पसंद करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, एंजॉय रीडिंग, थिंकिंग एंड डीप एनालिसिस। ठीक है, आपको अकेले पढ़ना बहुत पसंद है, सोचना, ठीक है, और डीपली चीजों को एनालाइज करना।
जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं वो बहुत छोटे मतलब बहुत कम लोगों के साथ में काम करना पसंद करते हैं। वहीं जो सेकंड वाला पर्सन होता है एक्सट्रोवर्ट, यानी अगर एक इंडिविजुअल एक्सट्रोवर्ट है तो वो क्या करेगा, आउटर वर्ल्ड पर सबसे ज्यादा ध्यान देगा, लोगों से मतलब जो एक्टिविटीज होती है उनमें पार्टिसिपेट करेगा, लोगों से सोशली रहेगा, एक कनेक्शन बिल्ड करता हुआ चलेगा। उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, टॉलकेटिव होगी, सोशल होगी, एक्टिव एंड एक्सप्रेसिव होगी। ठीक है, यानी अपने थॉट को क्लियरली लोगों के साथ में एक्सप्लेन कर देगा। इंजॉय ग्रुप वर्क्स एंड सोशल इंटरेक्शन, वो ग्रुप वर्क्स को और सोशल इंटरेक्शन को एंजॉय करेगा, लोगों से बात करेगा और एक सोशल कनेक्शन को बिल्ड करेगा। लाइक जैसे एग्जांपल, इंजॉय मीटिंग, डिस्कशन एंड टीम वर्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, साइकोलॉजिकल फंक्शन, यानी एक ह्यूमन बीइंग किस तरीके से सोचता है, क्या डिसीजन लेता है। ठीक है, जंग प्रपोज 4 साइकोलॉजिकल फंक्शंस दैट डिस्क्राइब हाउ पीपल अंडरस्टैंड एंड जज सिचुएशन, के एक इंडिविजुअल किस तरीके से सिचुएशन को देखता है, किस तरीके से जजमेंट को लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मतलब 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया। सबसे फर्स्ट थिंकिंग। थिंकिंग क्या होता है, मेक डिसीजन यूजिंग लॉजिक एंड रीजन, कि वो अपने डिसीजन को कितना लॉजिकली सारी चीजों पर मतलब सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करने के बाद तब एक राइट कंक्लूजन पर पहुंचता है। ठीक है, फैक्ट्स पर, ऑब्जेक्टिव्स पर, सारी चीजों पर ध्यान देता है और प्रॉपर्ली सिचुएशन को एनालाइज करता है। वहीं नेक्स्ट क्या हो गया, फीलिंग। फीलिंग मतलब मेक डिसीजन बेस्ड ऑन वैल्यूज, इमोशंस और रिलेशनशिप्स। ठीक है, इन सभी चीजों के बेसिस पर डिसीजन लेना। कंसीडर इम्पैक्ट ऑन पीपल, के मतलब जो हम डिसीजन ले रहे हैं उसका लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके इमोशंस को ध्यान में रखे, अपने इमोशंस को ध्यान रखे, तब एक डिसीजन लेना। ठीक है, यानी इमोशनली होकर डिसीजन लेना। वही थिंकिंग, यानी चीजों के पीछे का लॉजिक जानना, उनके पीछे का फैक्ट्स जानना, तब एक राइट कंक्लूजन पर पहुंचना, एक अच्छा डिसीजन लेना। नेक्स्ट सेंसेशन। सेंसेशन यानी जो भी चीजें आप देखते हो, सुनते हो, फील करते हो, उनके बेसिस पर डिसीजन लेना। फोकसेस ऑन प्रेजेंट रियलिटी एंड फिजिकल डिटेल, जो भी आपके सामने डिटेल्स प्रेजेंट हैं, जो भी रियलिटी है, आप उसी के बेसिस पर डिसीजन ले लेते हो। ठीक है, यानी ट्रस्ट व्हाट इज सीन, हियर्ड और एक्सपीरियंस। ठीक है, जो भी आप देखते हो, सोचते हो और एक्सपीरियंस करते हो, उन्हीं के बेसिस पर अगर आप डिसीजन ले लेते हो तो वो क्या होता है, सेंसेशन। लास्ट हो गया आपका इंट्यूशन। ठीक है, इंट्यूशन क्या होता है, फोकसेस ऑन पॉसिबिलिटी, आइडियाज एंड फ्यूचर आउटकम्स, ट्रस्ट, इनसाइट एंड इमेजिनेशन, यानी फ्यूचर के बारे में सोचना, एक बेटर आउटकम, मतलब सारी चीजों को मतलब एक तरह से ये देखना कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो अच्छा रहेगा या फिर बेकार रहेगा। ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, कितना वो उसका बेटर आउटकम आएगा या फिर बैड आउटकम आएगा। ठीक है, चीजों को इमेजिन करना, तब डिसीजन लेना। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी एवरी पर्सन हैज वन डोमिनेंट एटीट्यूड, एक पर्सन का डोमिनेंट एटीट्यूड होता है, यानी उसकी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों ही तरीके की पर्सनैलिटी होती है, एंड वन डोमिनेंट फंक्शंस। ठीक है, और क्या होते हैं उनके, वन डोमिनेंट फंक्शंस होते हैं। Okay, this creates different personality types like introverted thinker, extroverted thinker, feelings और etc. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी एक इंडिविजुअल की क्रिएट करते हैं। लाइक जैसे कुछ पर्सन क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट थिंकर होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट थिंकर होते हैं। ठीक है, कुछ अपने इमोशंस को लोगों को इजीली एक्सप्लेन कर पाते हैं और कुछ नहीं बता पाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्सनालिटी असेसमेंट। ठीक है, पर्सनालिटी असेसमेंट का मतलब क्या होता है, पर्सनालिटी असेसमेंट एक सिस्टमैटिक वे होता है जिससे आप किसी भी पर्सन के बिहेवियर को, उसके नेचर को इजीली समझ पाते हो या फिर ऑब्जर्व कर पाते हो। ओके, तो पर्सनालिटी असेसमेंट क्या होता है, पर्सनालिटी असेसमेंट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी ट्रेट्स, बिहेवियर, एटीट्यूड, इमोशंस, थिंकिंग एंड पैटर्न। ठीक है, पर्सनालिटी एनालिसिस क्या होता है, एक सिस्टमैटिक वे होता है जिससे आप किसी भी इंडिविजुअल के भी थिंकिंग स्टाइल को, कम्युनिकेशन स्टाइल को, ठीक है, क्या वो फील करता है इमोशनली, ठीक है, इन सभी चीजों को बहुत इजीली एग्जामिन कर पाते हो या फिर मेजर कर पाते हो। ठीक है, स्टेट्स मतलब उसके क्या गुण है, किस तरीके का बिहेवियर है, कैसा एटीट्यूड है, इमोशंस, थिंकिंग और पैटर्न। ओके, इन सब चीजों को इजीली मेजर कर पाते हो, तो वो क्या होता है, हमारा पर्सनालिटी असेसमेंट होता है। इट्स मेन एम इज टू गेन सेल्फ अवेयरनेस एंड टू predict how a person may be behave in different situation. इसका सबसे मेन एम क्या होता है कि लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना कि किस तरीके से लोग डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में बिहेव करते हैं और ऐसा क्यों करते हैं। ओके,
नेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी इसका पर्पस क्या होता है पर्सनालिटी असेसमेंट का, टू अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, एक इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने के लिए ये हमें हेल्प करता है, टू हेल्प इन सेल्फ डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट में हमारी हेल्प करता है, टू सपोर्ट करियर बिल्डिंग, करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये हमारी करियर गाइडेंस में और काउंसलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इसको सपोर्ट करता है। टू असिस्ट इन सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड लीडरशिप डेवलपमेंट, ये हमें सिलेक्शंस में, ट्रेनिंग में, ये इन मतलब और लीडरशिप डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। अगर हमें किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को एनालाइज करना है, उसके नेचर को देखना है, तो हम किस तरीके से उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया गया है, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, उसका मेथड्स क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड, किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को चेकआउट करना, यानी उसको सिस्टमैटिक वे से स्टडी करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी हम क्या करते हैं वहां पर ह्यूमन मतलब जो भी पर्सन है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि भाई वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से बातों पर रिएक्ट कर रहा है। पर्सनालिटी इज जज्ड बाय ऑब्जर्विंग बिहेवियर इन रियल सिचुएशन, ठीक है, रियल सिचुएशन में एक इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं हम पर्सनालिटी असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरव्यू मेथड, नेक्स्ट कौन सा मेथड है, इंटरव्यू मेथड के बेसिस पर हम पर्सनालिटी असेसमेंट कर सकते हैं। लाइक जैसे स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड थॉट्स, एटीट्यूड एंड इमोशन, ठीक है, जो इंटरव्यूज होते हैं उनके थ्रू हम एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी को असिस्ट कर सकते हैं, यानी उसको जज कर सकते हैं कि भाई वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, ठीक है, क्या फील करता है, किस तरीके का एटीट्यूड है, क्या थिंकिंग है उसकी, क्या थॉट्स हैं, इन सभी चीजों से हम क्या कर सकते हैं उसकी पर्सनालिटी को एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड हो गया क्वेश्चनरीज एंड इन्वेंटरीज, ठीक है, यानी उससे क्वेश्चन पुट अप करके, लाइक जैसे स्टैंडर्डाइज टूल वेयर एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू स्टेटमेंट, ठीक है, बहुत सारी मतलब ऐसी टूल्स को यूज करना है जिससे आप किसी की पर्सनालिटी को मेजर कर सकते हो, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट जिनका सामने वाले पर्सन को रिस्पॉन्स करना होता है एकदम जेंटली, ठीक है, पर्सनालिटी इन्वेंटरीज। नेक्स्ट हमारा मेथड हो गया साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं पर्सनालिटी एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे साइंटिफिकली डिजाइन टेस्ट मेजर टू ट्रेट्स लाइक इन्वेंशंस, इमोशनल स्टेबिलिटी एक्सेट्रा, ठीक है, इन सभी चीजों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी को असेस्ट कर सकते हैं, ओके। देन आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, ठीक है। अब तो आपके कंप्लीट हो चुका है, देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।